थर्मोडायनामिक्स में आप अभी तक बेसिक्स को कवर कर चुके हो। आप लोग मैक्सवेल बोन स्क्वायर को पढ़ चुके, आप लोग सीख चुके कैसे आप लोग कंप्लीट डेरिवेटिव को लिखते हो, आप लोग सीख चुके कैसे आप लोग पार्शियल डेरिवेटिव को कैलकुलेट करते हो। उसके बाद आप लोग ने स्टेट फंक्शन को भी पढ़ा, पाथ फंक्शन को भी पढ़ा और आपने यूलर थ्योरम की हेल्प से स्टेट फंक्शन प्रूव करना भी सीखा। आप लोगों ने थर्मोडायनामिक कोफिशिएंट की स्टडी भी कर ली है, आप लोगों ने अल्फा पढ़ लिया है, बीटा पढ़ लिया और गामा को भी आपने पढ़ लिया है। उसके बाद आप लोगों ने हीट कैपेसिटी को भी देख लिया, आपने Cp - Cv के सारे रिलेशंस को भी आपने याद कर लिया। उसके बाद हम लोगों ने जूल थॉमसन एक्सपेरिमेंट पढ़ा, जिस पर हमने अच्छा खासा टाइम दिया और हमने बहुत सारे क्वेश्चंस उससे रिलेटेड भी किए। लास्ट लेक्चर के अंदर मैंने आपको कार्नोट साइकिल पढ़ाना शुरू किया था और आज की क्लास के अंदर हम लोग कार्नोट साइकिल को कंटिन्यू करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। हे गाइस, दिस इज आरजे एंड वेलकम टू आरजे एकेडमी। तो लास्ट क्लास के अंदर हम लोग कार्नोट इंजन की स्टडी कर रहे थे और कार्नोट इंजन के अंदर अभी तक हम लोग पी और वी का ग्राफ बना चुके हैं। एक एक स्टेप को अच्छे समझते हुए हम लोगों ने ग्राफ बनाया था। आप लोग ग्राफ यहाँ पर देख सकते हो क्या हमने ग्राफ बनाया था कार्नोट इंजन का। तो मैं आपको बता देता हूँ एक बार हमने किस तरीके से ग्राफ बनाया था। ये एक बार फटाफट से रिवाइज कर लेते हैं हमारी कंडीशंस को जो इस ग्राफ के अंदर गिवन है। तो हमने ग्राफ बनाया था पी और वी का। आपका जो प्रोसेस था वो कैसे जा रहा था, ए से बी जा रहा था, बी से सी जा रहा था, सी से डी और डी से ए जा रहा था। जो आपका ए बी प्रोसेस है वो कैसा था, आइसोथर्मल रिवर्सिबल एक्सपेंशन था। जो आपका बी से सी था वो कैसा था, एडियाबैटिक रिवर्सिबल एक्सपेंशन था। जो आपका सी से डी था वो कैसा था, वो आपका आइसोथर्मल रिवर्सिबल कंप्रेशन था। उसके बाद जो आपका ग्राफ डी से ए था ये आपका था एडियाबैटिक रिवर्सिबल कंप्रेशन। इसकी हम लोग बात कर चुके हैं, कैसे हमने ग्राफ बनाया उसकी भी हम लोग बात कर चुके हैं। बात करते हैं कंडीशंस की। पीवीटी आपका क्या था, ए पॉइंट के ऊपर, बी पॉइंट के ऊपर, सी पॉइंट के ऊपर और डी पॉइंट के ऊपर। तो ए पॉइंट के ऊपर हमने कहा था कि आपका जो कंडीशन रहेगी वो क्या रहेगी, P1 V1 TH रहेगी। बी के ऊपर वो P2 V2 T हो जाएगी, TH हो जाएगी। और हमने कहा था कि आपका जो ग्राफ प्लॉट होता है, पहला जो आपका स्टेप होगा उसके अंदर आप एक्सपेंशन करोगे। अगर आप पहले स्टेप के अंदर एक्सपेंशन करोगे, अगर आप वॉल्यूम को बढ़ाओगे, दैट मीन्स आपका प्रेशर कम हो जाएगा पहले स्टेप के बाद। यानी कि आप अपने ग्राफ को स्टार्ट कर रहे हो हाई प्रेशर से और लो वॉल्यूम से, हाई प्रेशर से और लो वॉल्यूम से, हाई प्रेशर से और लो वॉल्यूम से। पहले स्टेप में आपने क्या किया, आपने एक्सपेंशन किया, आपने एक्सपेंशन किया। अगर आप एक्सपेंशन कर रहे हो इसका मतलब आप वॉल्यूम को बढ़ा रहे हो। अगर आप वॉल्यूम को बढ़ा रहे हो इसका मतलब आप प्रेशर को घटा रहे हो पहले स्टेप के बाद। तो स्टार्ट आपका ग्राफ कहां से होगा, हाई प्रेशर से और लो वॉल्यूम से आपका ग्राफ स्टार्ट होगा। उसके बाद हमने कहा था कि जो आपका टेम्परेचर भी है वो भी आपका पहले प्रोसेस के अंदर ज़्यादा रहेगा, पहले स्टेप के अंदर ज़्यादा रहेगा। इसलिए मैं जो क्या बोल रहा था, TH बोल रहा था। तो स्टार्ट होगा आपका ग्राफ P1 V1 TH से, उसके बाद वो कन्वर्ट होगा P2 V2 TH के अंदर, फिर आपका ग्राफ चेंज होगा P3 V3 TC के अंदर और फिर आप चेंज होगे P4 V4 TC के अंदर। उसके बाद फिर से आपका साइक्लिक हो जाएगा और फिर से आपका क्या बन जाएगा, P1 V1 TH आपका बन जाएगा। अगर किसी स्टूडेंट को अभी तक इस ग्राफ को बनाने में कोई प्रॉब्लम हो रही है तो अब मेरा लास्ट लेक्चर जाकर देख लो कार्नोट साइकिल का। उसके अंदर हमने इस ग्राफ को बनाने के अंदर अच्छा खासा टाइम दिया है, समझा है कि किस तरीके से आप इस ग्राफ को प्लॉट करते हो। उसके बाद आपने कहा था कि पहले स्टेप के अंदर आप हीट दे रहे हो सिस्टम के अंदर, पहले स्टेप के अंदर आप हीट दे रहे हो और तीसरे स्टेप के अंदर जो आपकी हीट है वो सिस्टम से बाहर निकलेगी। तीसरे स्टेप के अंदर आपकी सिस्टम की जो हीट है वो बाहर निकलेगी। जो दे रही है उसको मैं QH बोल रहा था, जो बाहर निकलेगी उसको मैं क्या बोलता था, QC बोल रहा था। मैंने यहाँ पर H लिखा हुआ है, तो नोट्स के अंदर भी मिस प्रिंटिंग रहेगी, वहाँ पर भी QH ही रहेगा, तो आप उसको भी ठीक कर लेना। ये आपका क्या है, ये आपका QC है, जो थर्ड प्रोसेस के अंदर हीट आपकी बाहर निकलेगी। तो पहले तो सबसे पहले क्या करते हैं हम लोग, जो हमारा वॉल्यूम है V1 V2 V3 और V4 है, इस वॉल्यूम के अंदर हम लोग थोड़ा रिलेशन देखते हैं कि कैसा रिलेशन होता है आपका V1 V2 V3 और V4 के अंदर। तो हमने कहा था कि जो आपका प्रोसेस BC है, यानी कि जो आपका सेकंड प्रोसेस है, यानी कि आपका BC है, यानी कि ये वाला प्रोसेस है BC, ये आपका कैसा था, ये आपका एडियाबैटिक रिवर्सिबल था, एडियाबैटिक रिवर्सिबल एक्सपेंशन था, एडियाबैटिक रिवर्सिबल एक्सपेंशन था, ये आपने कहा था। यानी कि अगर आपका प्रोसेस रिवर्सिबल एडियाबैटिक है B से C में, तो बी पे आपकी कंडीशन थी P2 V2 TH, सी पर आपकी कंडीशन थी P3 V3 TC। ये आपकी कंडीशंस थी बी से सी के अंदर। आप कह रहे थे कि जो आपका प्रोसेस है वो कैसा है, रिवर्सिबल एडियाबैटिक है। अगर आपका प्रोसेस रिवर्सिबल एडियाबैटिक है तो आप वहां पर बोल्स इक्वेशन को नहीं लगाते, वहां पर आप लगाते हो पॉइजन इक्वेशन को। इसकी बात हमने की थी जब हम लोग वर्क डन को कैलकुलेट कर रहे थे आइसोथर्मल के लिए, एडियाबैटिक के लिए। वहां पर मैंने आपको बताया था कि एडियाबैटिक के केस के अंदर आप लोग पॉइजन इक्वेशन को लगा सकते हो अगर आपका प्रोसेस रिवर्स
रिवर्सिबल प्रोसेस है तो, और कार्नोट इंजन के अंदर सारे के सारे प्रोसेस कैसे होते हैं, रिवर्सिबल प्रोसेस होते हैं। तो आप यहाँ पर पॉइजन इक्वेशन को इजीली लगा सकते हो। क्या थी पॉइजन इक्वेशन, पी वी गामा इक्वल टू पी वन वी वन गामा इक्वल टू पी टू वी टू गामा, ये आपकी इक्वेशन थी पी और वी के अंदर। मैं यहाँ पर इंटरेस्टेड हूँ किसके अंदर, टी और वी के अंदर आपकी क्या इक्वेशन, तो टी और वी में आपकी इक्वेशन थी टी वी गामा माइनस वन इक्वल टू कॉन्स्टेंट। तो अगर मैं बात करूँ बी और सी स्टेट की, तो आप यहाँ पे बोल सकते हो टी एट बी वी एट बी गामा माइनस वन इक्वल टू क्या, टी एट सी वी एट सी एट गामा माइनस वन। ये आपकी इक्वेशन यहाँ पर निकल कर आ गई। उसके बाद आप कह रहे थे टी बी यानी कि बी स्टेट के ऊपर आपका टेम्परेचर क्या था, आपका टेम्परेचर टी एच था। वी बी यानी कि वॉल्यूम क्या था आपका, बी के पॉइंट के ऊपर आपने उसको वी टू कहा था, इसकी पावर गामा माइनस वन इक्वल टू क्या हो गया, टेम्परेचर एट सी को आप क्या बोल रहे थे, टी सी ही बोल रहे थे। वी सी आपके पास क्या है, वी सी आपके पास तो वी थ्री है, यानी कि आपका निकल कर आ गया टी एच वी टू गामा माइनस वन इक्वल टू क्या, टी सी वी थ्री गामा माइनस वन। ये आपका यहाँ पर निकल कर आ गया। उसके बाद वॉल्यूम वाले टर्म को एक साइड ले जाइए, टेम्परेचर वाले टर्म को एक साइड ले आइए। मैं इस टेम्परेचर को उठा के कहाँ ले आता हूँ, इधर ले आता हूँ, और इस वॉल्यूम उठा के कहाँ ले आऊँगा, इधर ले आऊँगा। तो आपके पास निकल कर आ गया, आपका निकल कर आया टी एच अपॉन में टी सी, टी एच अपॉन में टी सी आपका निकल कर आया वी थ्री बाई वी टू गामा माइनस वन। ये मैंने बात की प्रोसेस बी सी के लिए। अब बात करते हैं प्रोसेस किसके लिए, डी ए प्रोसेस के लिए। तो डी ए प्रोसेस जो मैंने यहाँ पर बनाया हुआ है, चौथा प्रोसेस, ये वाला प्रोसेस भी आपके पास कैसा था, ये वाला प्रोसेस भी आपके पास एडियाबैटिक था, यानी कि ये कैसा था, एडियाबैटिक रिवर्सिबल कंप्रेशन। इस केस के अंदर हम क्या कर रहे थे, कंप्रेशन कर रहे थे। तो आप कंप्रेशन करो एक्सपेंशन करो, उससे फर्क नहीं पड़ता। अगर आपका प्रोसेस एडियाबैटिक रिवर्सिबल है तो आप पॉइजन इक्वेशन को वहां पर अप्लाई कर सकते हो। तो ये प्रोसेस आपके पास क्या था, रिवर्सिबल एडियाबैटिक था। यहाँ पर भी आप क्या लगा सकते हो, पॉइजन इक्वेशन लगा सकते हो। तो टेम्परेचर एट डी, यहाँ पे कंडीशन क्या थी, P4V4TC, यहाँ पर कंडीशन क्या थी, P1V1TH। इन कंडीशंस की बात हम लोग लास्ट क्लास के अंदर अच्छे से कर चुके हैं। अगर आपको प्रॉब्लम हो रही है कि कंडीशन कैसे है, क्यों मैं इसको TC बोल रहा हूँ, क्यों मैं इसको TH बोल रहा हूं, क्यों आपका टेम्परेचर यहां पर चेंज हो रहा है इस केस के अंदर, तो उन सभी चीज़ों की बात हम लोग कर चुके हैं लास्ट लेक्चर के अंदर। तो अगर आपको कोई दिक्कत आ रही है तो लास्ट लेक्चर को आप देख कर आइए, ताकि आपको आज का क्लास अच्छे से समझ में आए। लास्ट क्लास के अंदर हम लोगों ने एफिशिएंसी के कुछ फॉर्मूलेज बताए थे मैंने आपको एफिशिएंसी के, तो उन्हीं फॉर्मूले को हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, डिराइव कर रहे हैं। और उसके बाद हम लोग बात करेंगे किस चीज़ की, जो आपके ग्राफ्स होते हैं किसके अंदर, कार्नोट इंजन के अंदर। हमने अभी तक एक ग्राफ को पढ़ा है, किसके ग्राफ को, पीवी के ग्राफ को हमने अभी तक पढ़ा है। हम लोग आगे जाके बात करेंगे HOT का क्या ग्राफ होता है, UOT का क्या ग्राफ होता है, POT का क्या ग्राफ होगा, VOT का क्या ग्राफ होगा। तो इन सभी सारे ग्राफों की बात करेंगे। आपको पता होना चाहिए कि जो आपका P और V का ग्राफ है वो किस तरीके से बना है। अगर आपके वहाँ पर कंसेप्ट क्लियर है तो आप बाकी सारे ग्राफ इजीली प्लॉट कर पाओगे। दो टाइप के क्वेश्चन आने वाले हैं कार्नोट इंजन से, या तो फॉर्मूला बेस होगा, एफिशिएंसी का जो फॉर्मूला होता है उसके ऊपर बेस होगा। उसका जो बेसिक फॉर्मूला होता है वो ये होता है कि आपकी एफिशिएंसी होती है आउटपुट अपॉन में इनपुट। उसके बाद हम थोड़े बहुत फॉर्मूले को ड्राइव कर रहे हैं, उनको हम डिराइव कर रहे हैं अभी, वो हम कर लेंगे। उसके बाद जो आपके पास सेकंड टाइप के क्वेश्चन बनते हैं वो बनते हैं ग्राफिकल। आपको ग्राफ दे देगा बहुत सारे, आपको ग्राफ दे देगा HOT का, आपको ग्राफ दे देगा UOT का, और आपसे पूछेगा कि कौन सा ग्राफ जो है वो कार्नोट साइकिल को शो कर रहा है, किस किस पॉइंट के ऊपर जो है आपकी हीट सिस्टम के अंदर जा रही है, कौन से प्रोसेस के अंदर सिस्टम हीट निकाल रहा है। तो इस तरह के क्वेश्चन बनते हैं कार्नोट इंजन के। उन्हीं क्वेश्चन को हम आज देखेंगे। कुछ क्वेश्चंस भी करने वाले हैं, किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं आपके कार्नोट इंजन से। तो चलिए आप आगे बढ़ते हैं और हम लोग एफिशिएंसी के फॉर्मूले को डिराइव करते हैं। तो आपने यहाँ पर क्या बोला, जो आपका टेम्परेचर है TD VD गामा माइनस वन इक्वल टू क्या हो गया, TA VA गामा माइनस वन हो गया। T एट D क्या है, D स्टेट के ऊपर टेम्परेचर क्या है आपका TC है, V क्या है V4 गामा माइनस वन है, TA के ऊपर क्या है TH है, VA क्या है आपका V1 गामा माइनस वन है। तो यहाँ से आप क्या करो, V वाले टर्म को एक साइड ले आओ, T वाले टर्म को एक साइड ले जाओ, तो आपका बन जाएगा TH अपॉन में TC क्या, V4 बाई V1 गामा माइनस वन। तो यहाँ पर भी आपका TH अपॉन TC निकल कर आया, यहाँ पर भी आपका TH अपॉन में TC निकल कर आया। अगर TH अपॉन TC इसके बराबर भी है, TH अपॉन TC इसके बराबर भी है, तो ये दोनों भी एक दूसरे के बराबर ही होंगे। तो यहाँ से आप बोल सकते हो कि आपका क्या V3 अपॉन में V2 गामा माइनस वन इक्वल टू क्या होता है, V4 अपॉन में V1 गामा माइनस वन के बराबर होगा। पावर को सेम है क्योंकि मैं काट सकता हूँ, अगर सेम है तो काट सकता हूँ। तो आप यहाँ से बोल सकते हो V3 बाई V2 इक्वल टू क्या, V4 बाई V1 होता है। आप इसको इस फॉर्म में भी याद कर सकते हो, V1 V3 इक्वल टू V2 V4, इवन एक साइड, ओड एक साइड। आप इसको किस तरीके से भी याद कर सकते हो कि ओड वॉल्यूम को एक साइड लिखोगे और इवन वॉल्यूम को एक साइड में लिख सकते हो। तो इन कंडीशंस को हमने देख लिया। प्रूव करते हैं अपने एफिशिएंसी के फॉर्मूले को। तो स्टार्टिंग से मैं आपको एक बात बोलता आ रहा हूँ कि आपकी एफिशिएंसी क्या होती है, आउटपुट अपॉन में इनपुट। और अगर मैं कार्नोट इंजन की बेसिक डायग्राम को देखूँ तो कार्नोट इंजन के हम क्या कर रहे थे, कार्नोट इंजन को हीट दे रहे थे ताकि वो कुछ काम करे, और कुछ हीट वेस्ट की फॉर्म में निकल जाती है। हीट दे रहे थे ताकि वो कुछ काम करे।
तो मैंने इसको ड्रॉ किया था कि आप सिस्टम को हीट दे रहे हो, जिसको हम लोग QH डिनोट कर रहे हैं ताकि वो कुछ काम कर दे। अब क्योंकि आपका सिस्टम काम करे तो वर्क डन कैसा होगा, आपके पास नेगेटिव आपका वर्क डन होगा। आप यहाँ पर कह रहे थे कि आपका सिस्टम को आप हीट दो ताकि वो कुछ काम करे, सिस्टम को हीट दो ताकि वो कुछ काम करे, और कुछ हीट वेस्ट में निकल जाती है जिसको आप QC बोल रहे थे। तो यानी कि आपका एफिशिएंसी क्या रही, जितनी आपकी लागत थी या फिर आपके पास जितनी आपको उस सिस्टम से प्रॉफिट मिल रहा है और जितनी आपकी लागत थी, जितना आपने उस सिस्टम के लिए काम किया, तो आपने सिस्टम को हीट दी है काम करने के लिए, तो आपका आउटपुट क्या हुआ, आउटपुट आपका वो सिस्टम ने कितना काम किया, यानी कि उसका वर्क डन माइनस का WT, माइनस में यू लगा रहा हूँ, माइनस में ऐसे लगा रहा हूँ क्योंकि आपका जो सिस्टम है वो काम कर रहा है। अगर सिस्टम काम करता है तो वर्क डन नेगेटिव होता है, तो यहाँ पर क्या निकल कर आ गया, माइनस का WT। टी मैंने इसे लगा क्योंकि मैं टोटल वर्क डन की बात कर रहा हूँ, पूरी साइकिल के अंदर कितना वर्क डन हुआ हमारे लिए, तो वो हमारा क्या है, आउटपुट है। सिर्फ AB प्रोसेस का वर्क डन मैं नहीं ले रहा हूँ, मैं ले रहा हूँ A से B, B से C, C से D, D से A। पूरी साइकिल के दौरान जो वर्क डन हुआ है वो मेरे लिए क्या है, वो मेरे लिए आउटपुट है। और पूरी साइकिल के दौरान मैंने कितनी हीट दी है, ये मेरे लिए क्या है, ये मेरे लिए इनपुट है। तो पूरी साइकिल के अंदर हीट तो हम कब दे रहे थे, हीट हम दे रहे थे सिर्फ AB प्रोसेस के अंदर। अगर आपको याद हो डायग्राम, मैंने आपको अभी डायग्राम बताया है, इस डायग्राम के अंदर आप देख रहे हो तो हम सिर्फ AB प्रोसेस के अंदर क्या दे रहे हैं, हीट दे रहे हैं। कितनी हीट दे रहे हैं, QH के बराबर हम लोग हीट दे रहे हैं। तो जो आपकी इनपुट होगी वो क्या होगी, प्लस का QH। प्लस मैंने इसे लगाया क्योंकि आप हीट सिस्टम के अंदर डाल रहे हो, हीट डालोगे तो प्लस लगेगा, हीट निकालोगे तो नेगेटिव लगेगा। तो ये बेसिक सा फॉर्मूला होता है एफिशिएंसी का। यहाँ से आप बाकी फॉर्मूले भी इजीली डिराइव कर सकते हो। तो फॉर्मूले के अंदर आपके पास निकल कर आया माइनस का WT अपॉन में QH, यानी कि आपको WT चाहिए और आपको क्या चाहिए, QH चाहिए। अगर आप ये निकाल लोगे तो एफिशिएंसी फॉर्मूले के अंदर पुट करो, आपके पास बाकी फॉर्मूले भी डिराइव होकर आ जाएंगे। तो आपका WT क्या रहेगा, W1, W2, W3, W4 सारे के सारे जो प्रोसेस है आपके उसके W को ऐड कर दो। W1 किसके लिए, AB के लिए है, ये किसके लिए है, BC के लिए है, ये किसके लिए है, CD के लिए है, ये किसके लिए है, DA के लिए है। तो W1 आपका प्रोसेस कैसा था, आपका जो AB था वो कैसा था, वो आपका प्रोसेस था आइसोथर्मल रिवर्सिबल एक्सपेंशन। आइसोथर्मल केस के हम वर्क डन पढ़ चुके हैं, क्या होता है, माइनस RT ln V फाइनल बाय V इनिशियल। तो A से B के केस के अंदर आपको क्या है, A से B आप गए हो, A से अगर आप B गए हो तो क्या था आपका पास P1 V1 TH, B2 पे क्या था P2 V2 TH। टेम्परेचर आपका क्या था, TH था। आपका वॉल्यूम कहाँ से कहाँ चेंज हो रहा है, V1 से V2, तो V फाइनल क्या हो गया, V2 हो गया। यहाँ पे क्या है, V फाइनल है, यहाँ पर क्या है, V इनिशियल है। तो यहाँ से वर्क डन क्या निकल कर आएगा, माइनस का R, T आपका क्या है, TH है, ln का V फाइनल क्या है, V2 है, V इनिशियल क्या है, V1 है। तो वह W1 आपके पास निकल कर आ गया, WAB आपके पास निकल कर आ गया माइनस का RTH ln V2 बाय V1। मैंने इसकी वैल्यू को यहाँ पर पुट कर दिया, क्या, माइनस का RTH ln V2 बाय V1। अगर बात करते हैं प्रोसेस W2 यानी कि सेकंड प्रोसेस की बात करें, यानी कि कौन से वाले की, B से C गए, अगर हम B से C जा रहे हैं, B से अगर हम C जा रहे हैं तो आपकी यहाँ कंडीशन क्या थी, P2 V2 TH थी। यहाँ पर कंडीशन क्या हो गई, P3 V3 TC। ये प्रोसेस आपका होता है एडियाबैटिक। इस केस के अंदर आपका टेम्परेचर गिर जाएगा, अगर आपका एक्सपेंशन हो तो टेम्परेचर आपका थोड़ा सा डिक्रीज हो जाएगा। तो आपको यहाँ से पता है कि जो आपका फर्स्ट लो है वो क्या कहता है, आपका DQ इक्वल टू क्या, DU माइनस का W। अगर आपका प्रोसेस एडियाबैटिक है तो DQ तो आपका क्या हो गया, जीरो हो गया। इसका मतलब क्या, DU तो आपका W के बराबर हो गया। और DU क्या होता है, DU आपके पास होता है CVDT। CVDT मतलब क्या, T फाइनल माइनस का T इनिशियल क्या हो जाएगा, W के बराबर हो जाएगा। तो CV क्या है, T फाइनल आपके पास क्या है, T फाइनल आपके पास TC है, T इनिशियल क्या आपके पास TH है। तो आपके पास W निकल कर आ गया क्या, TC माइनस का TH, यानी कि CV इंटू में TC माइनस का TH, CV इंटू में TC माइनस का TH आपके पास वर्क डन निकल कर आ गया B से C जाने के अंदर। B से C जाने के अंदर आपका W निकल कर आया CV इंटू में TC माइनस का TH, ये निकल कर आ गया B से C के लिए। अगर मैं बात करता हूँ C से D के लिए तो आपका प्रोसेस कैसा था, आइसोथर्मल था। C से D में अगर आप जाओगे तो प्रोसेस आपके पास था आइसोथर्मल। यहाँ पर आप क्या बोल रहे थे, यहाँ पर आप बोल रहे थे P3 V3 TC, यहाँ पर आप क्या बोलोगे P4 V4 TC। आपका जो प्रोसेस है वो कैसा है, आइसोथर्मल है। क्या लगाओगे फॉर्मूला, माइनस का RT ln V फाइनल बाय V इनिशियल। टेम्परेचर क्या है, TC है, RTC ln क्या, V फाइनल क्या, V फाइनल आपका V4 है, इनिशियल क्या है V3 है, तो ln V4 बाय V3 आपका सिंपल सा ये बन गया। अगर मैं बात करता हूँ DA से लेके A के अंदर तो प्रोसेस आपका एडियाबैटिक है, यानी कि जो आपका DU है वो किसके बराबर होगा, W के बराबर होगा। DU क्या होगा, CV इंटू में T फाइनल माइनस इनिशियल। T फाइनल क्या रहेगा इस वाले केस के अंदर, आपका टेम्परेचर चेंज किससे होता है, T से कहाँ पे जाते हो, TH से जाते हो, तो ये हो जाएगा TH का माइनस का TC इक्वल टू क्या, W। तो आपका यहाँ पर W हो गया CV इंटू में TH का माइनस का TH माइनस TC, ये आपका W इस केस के अंदर निकल कर आ गया। तो ये आपका जो है वो पूरा WT है निकल कर आया। ये वाला आपके पास क्या था, CV इंटू में TC माइनस का TH, इसको आप क्या ले सकते हो, इसका ले सकते हो माइनस
माइनस को बाहर निकाल लो, माइनस का सी वी इंटू में क्या टी सी माइनस का टी एच। तो ये आपके पास माइनस का सी वी टी सी माइनस टी एच है, ये आपके पास प्लस का सी वी टी सी माइनस टी एच है। तो इसको आप काट सकते हो एक दूसरे से, तो ये आपने क्या कर दिया, काट दिया। आपके पास क्या बचा वर्क डन का फॉर्मूला, आपके पास डब्ल्यू टी इक्वल टू क्या बचा, माइनस का आर टी एच एल एन वी टू बाई वी वन माइनस का आर टी सी एल एन वी टू वी फोर बाय वी थ्री आपके पास ये बच के आ गया। और अभी अभी आपने रिलेशन पढ़ा है V1 V2 V3 V4 के अंदर क्या पढ़ा आपने, ओड ओड एक साइड इवन इवन एक साइड, ओड ओड एक साइड इवन इवन एक साइड। यहाँ से आप बोल सकते हो कि जो आपका V4 बाई V3 है, जो आपका V4 बाई V3 है वो आपका क्या हो जाएगा, वो आपका V1 बाई V2 हो जाएगा। तो मैंने क्या किया है, मैंने इस V4 बाई V3 को मैंने किस में कन्वर्ट कर दिया, V1 बाई V2 के अंदर मैंने इसको यहाँ पर कन्वर्ट कर दिया है। तो आपका डब्ल्यू टी हो गया माइनस का आर टी एच एल एन वी टू बाई वी वन माइनस का आर टी सी एल एन वी टू बाई वी वन। और आपको ये बात तो पता है कि जो आपका एल एन अपॉन वन अपॉन में ए बी होता है ये किसके बराबर होगा, माइनस के एल एन इंटू में बी अपॉन में ए। अगर मैं रेशो को चेंज कर दूंगा, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को चेंज कर दूंगा, तो एल एन के बाहर क्या आ जाता है, नेगेटिव आ जाता है। तो मैंने क्या किया, मैंने वी वन बाई वी टू को क्या कर दिया, मैंने वी वन बाई वी टू को वी टू बाई वी वन कर दिया, मैंने माइनस को बाहर कॉमन लिया। अगर मैं माइनस को बाहर कॉमन लेकर आऊँगा तो आपके पास जो ये माइनस है ये प्लस के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा, माइनस माइनस क्या होता है, प्लस होता है। अब आप इस चीज़ को ध्यान से देखिए, जो आपका आर है, जो आपका आर है एल एन वी टू बाई वी वन है, आर एल एन वी टू बाई वी वन है, ये आपका दोनों ही एक्सप्रेशन के आप क्या कर सकते हो, कॉन्स्टेंट, ये आपके दोनों एक्सप्रेशन में सेम है, आप इसको बाहर निकाल सकते हो, बाहर लेके कॉमन ले सकते हो। तो मैंने क्या किया, मैंने माइनस के साथ आर एल एन वी टू बाई वी वन को, मैंने माइनस के साथ आर एल एन वी टू बाई वी वन को कॉमन निकाल लिया। अगर मैंने माइनस को बाहर कॉमन निकाला तो जो आपका ये माइनस का टी एच है किसमें हो जाएगा, प्लस का टी एच हो जाएगा, और जो आपका प्लस का टी सी था ये किसमें हो जाएगा, माइनस के टी सी के अंदर हो जाएगा। मैंने इस पूरे के अंदर से माइनस आर एल एन वी टू बाई वी वन को, माइनस आर एल एन वी टू बाई वी वन को मैंने कॉमन निकाला है, तो अंदर आपके पास क्या बच जाएगा, टी एच माइनस का टी सी बच जाएगा। तो आपका वर्क डन जो निकल कर आया टोटल, आप इस माइनस को क्या कर दो, इस माइनस को इस साइड ले आओ, तो आपका माइनस का डब्ल्यू टी निकल कर आ गया आर एल एन वी टू बाई वी वन टी एच माइनस का टी सी। एफिशिएंसी का फॉर्मूले के अंदर आपके पास था माइनस का डब्ल्यू टी अपॉन में क्यू एच। तो डब्ल्यू टी तो आपने निकाल लिया, अब बारी किसकी है, क्यू एच की बारी है। QH आपको पता है वो हीट है जो आप कार्नोट इंजन के दौरान अंदर सिस्टम के अंदर डालते हो। तो आप हीट एंटर कराते हो सिर्फ AB प्रोसेस के दौरान, यानी कि पहले प्रोसेस के दौरान। पहला प्रोसेस आपका कैसा होता है, आइसोथर्मल आपका प्रोसेस होता है। फर्स्ट प्रोसेस आपका कैसा होता है, आइसोथर्मल होता है। A से B जाने का प्रोसेस कैसा होता है, आइसोथर्मल होता है। यानी कि अभी कंडीशन क्या होती है, P1 V1 TH से कहाँ जाते हो, P2 V2 TH के अंदर जाते हो। क्योंकि ये प्रोसेस आपका आइसोथर्मल है, इसका मतलब क्या, आप फर्स्ट लगाओ DQ इक्वल टू क्या, DU माइनस का W। अगर ये प्रोसेस ऐसोथर्मल यानी कि आपका टेम्परेचर चेंज क्या है, जीरो है, dt आपका क्या है, जीरो है। du आपका होता है NCV/dt, अगर dt जीरो तो आपका du भी क्या हो जाएगा, जीरो आपका हो जाएगा। इसका मतलब जो आपका dq है वो क्या हो जाएगा, माइनस के w के बराबर हो जाएगा। dq का मैं क्या बोल रहा हूँ, QH बोल रहा हूँ। ये वो हीट है जो मैं सिस्टम के अंदर डाल रहा हूँ, यानी कि पहले प्रोसेस के अंदर। पहले प्रोसेस के अंदर आपका वर्क डन क्या होता है, वर्क डन आपका होता है माइनस का RTH ln अपॉन में V2 बाई V1। ये आपका पहले प्रोसेस के दौरान वर्क डन हो गया, माइनस का RT ln माइनस का RTH ln V2 बाई V1। बाहर भी एक माइनस था, ये भी माइनस, तो आपका QH क्या निकल कर आएगा, QH आपका पॉजिटिव निकल कर आएगा। और पॉजिटिव तो वो आना ही था क्योंकि आप सिस्टम के अंदर हीट एंटर कर रहे हो। तो आपका QH क्या आ गया, RTH ln V2 बाई V1 आपका TH निकल कर, QH निकल कर आ गया, WT आ गया, QH आ गया। तो आप क्या करो, इसको एफिशिएंसी के फॉर्मूले के अंदर इसको पुट कर दो। क्या आप कैसे पुट करोगे, ईटा इक्वल टू माइनस का WT अपॉन QH। WT क्या था, माइनस का R ln V2 बाई V1 TH माइनस का TC। QH आपके पास क्या है, RTH ln V2 बाई V1। तो ln V2 बाई V1 को, ln V2 बाई V1 को काट सकते हो, R से काट सकते हो R को। तो आपके पास क्या बच गया, आपके पास बच गया TH माइनस का TC अपॉन में TH, TH माइनस का TC अपॉन में TH। तो आपका ईटा का फॉर्मूला निकल कर आ गया, माइनस का WT अपॉन QH इक्वल टू TH माइनस का TC अपॉन TH। उसके बाद इसको ऐसे ही बोल सकते हो 1 माइनस का TC अपॉन में TH। तो ये आपका फॉर्मूला निकल कर आ गया। आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए, डेरिवेशन आपको याद रहे या ना रहे उससे फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि क्वेश्चन जो आएगा वो डायरेक्ट फॉर्मूला बेस आपके पास क्वेश्चन आएगा। लेकिन क्वेश्चन के अंदर वो आपसे क्या कह रहा है, कौन सी आपकी हीट एंटर कर रही है, कौन सी एग्जिट कर रही है, वो चीज़ें आपको तब समझ में आएगी जब आपको बेसिक्स पता होगा कि आप कार्नोट इंजन का डायग्राम, पीवी डायग्राम कैसे बनाते हो। अगर आपको पीवी डायग्राम का बेसिक्स पता है तो आप बाकी सारे प्लॉट, HV का, UT का, HS का, सारे के सारे प्लॉट आप इजीली बना सकते हो। बस आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है कि आपका ग्राफ शुरू होगा हाई प्रेशर लो वॉल्यूम पे, हाई प्रेशर लो वॉल्यूम हाई टेम्परेचर पे, हाई प्रेशर लो वॉल्यूम हाई टेम्परेचर पे आपका ग्राफ शुरू होता है कार्नोट इंजन का। वहाँ से आपका प्रोसेस क्या होता है, स्टार्ट होता है। तो एक डेरिवेशन,
एक डेरिवेशन तो आपने कर लिया किसका, टी एच माइनस टी सी अपॉन में टी एच का, लेकिन एक और फॉर्मूला होगा, ऐसा क्या होता है, वो क्यू एच माइनस का क्यू सी अपॉन में टी क्यू एच, ये भी इसका फॉर्मूला होता है किसका, ईटा का होता है। चलो इसको भी ड्राइव कर लेते हैं। तो मैं आपसे कह रहा हूँ कि जो आपका कार्नोट साइकिल होता है वो पूरी साइकिल क्या है, वो पूरी साइक्लिक फॉर्म के अंदर है। और जब मैं आपको स्टेट फंक्शन और पाथ फंक्शन पढ़ा रहा था तो मैंने आपको वहाँ पर कहा था कि जो आपके स्टेट फंक्शन होते हैं, जो आपके स्टेट फंक्शन होते हैं वो सारे के सारे अगर साइक्लिक प्रोसेस के लिए वो सारे के सारे इंटीग्रल क्या हो जाएगा, साइक्लिक इंटीग्रल 0 हो जाएगा। यानी कि अगर आपके जितने भी स्टेट फंक्शन होते हैं वो पूरी साइकिल के दौरान में क्या हो जाते हैं, उनका चेंज क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो अगर मैं बात करूँ आपका पीवी ग्राफ है, अगर मैं बात करूँ इस पूरी साइकिल के दौरान आपका डेल्टा यू क्या होगा, तो वो क्या होगा, वो 0 होगा, क्योंकि आपका यू तो क्या है, यू तो आपका स्टेट फंक्शन है। अगर आपका यू स्टेट फंक्शन है तो उसका डेल्टा यू क्या हो जाएगा, पूरी साइकिल के अंदर 0 हो जाएगा। और आपको फर्स्ट लॉ से आपको पता है कि जो आपका डी क्यू होता है वो इक्वल होता है डी यू माइनस का डब्ल्यू। डी यू आपका स्टेट फंक्शन है, क्या हो गया, 0 हो गया साइकिल के दौरान। पूरी साइकिल के दौरान जो वर्क डन होता है उसमें क्या बोल रहा हूँ, डब्ल्यू टी बोल रहा हूँ। जो चेंज इन हीट है, यानी कि चेंज इन हीट कितनी है पूरी साइकिल के दौरान, आप एंटर कितनी का आ रहे हो, आप एंटर का आ रहे हो क्यू एच, निकल कितनी रही है, क्यू सी निकल रही है। तो चेंज इन यानी कि डी क्यू क्या रहा, डी क्यू आपके पास क्या रह गया, क्यू एच माइनस का क्यू सी आपके पास डी क्यू हो गया। आप सिस्टम को हीट देते हो वर्क करने के लिए और कुछ हीट निकल जाती है, तो चेंज इन हीट क्या हो गया, जितनी आपने दी और कितनी निकली, जितनी आपने दी माइनस कितनी निकली। तो आपका जो डी क्यू निकल के आ गया वो क्या निकल कर आ गया, क्यू एच माइनस का क्यू सी निकल कर आ गया। ये किसके बराबर हो गया मेरा, माइनस के डब्ल्यू टी के बराबर हो गया, क्योंकि पूरी साइकिल के दौरान आपका जो डी यू है वो 0 होता है। तो आपका माइनस के डब्ल्यू क्या लिख सकते हो, क्यू एच माइनस का क्यू सी भी लिख सकते हो। तो ईटा का फॉर्मूला क्या होता है, एफिशिएंसी का फॉर्मूला क्या होता है, माइनस डब्ल्यू टी अपॉन क्यू एच। माइनस के डब्ल्यू टी को आपने क्या लिख दिया, क्यू एच माइनस क्यू सी लिख दिया। तो एक फॉर्मूला आपका यहाँ से बनकर आ गया क्या, क्यू एच माइनस क्यू सी अपॉन क्यू एच इक्वल टू क्या, 1 अपॉन में क्यू सी बाई क्यू एच इक्वल टू टी एच माइनस टी सी अपॉन टी एच इक्वल टू क्या, 1 माइनस टी सी अपॉन में टी एच। तो आपको ये जो पूरा फॉर्मूला जो मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है, आपको ये फॉर्मूला याद होना चाहिए कार्नोट इंजन के लिए। ये फॉर्मूला कार्नोट इंजन के लिए है, रेफ्रिजरेटर के लिए नहीं है, हीट पंप के लिए नहीं है। ये फॉर्मूला सिर्फ और सिर्फ कार्नोट इंजन के लिए है। उसके बाद देखते हैं कंडीशन क्या होती है फॉर इंजन टू बी ए कार्नोट इंजन। अगर आपके पास कोई भी इंजन कार्नोट इंजन होगा तो उसकी कंडीशन क्या होगी। आप कह रहे थे कि जो आपका एफिशिएंसी फॉर्मूला वो क्या है, इक्वल टू क्या है, 1 माइनस का टी सी अपॉन टी एच। आपने यहाँ पर बात की 1 माइनस टी सी अपॉन टी एच। उसके बाद आप कह रहे थे आपका बराबर होता है 1 माइनस क्यू सी अपॉन क्यू एच के भी, ये आपने यहाँ पर बात की 1 माइनस क्यू सी अपॉन क्यू एच के बराबर भी होता है। तो आप इसको और इसको इक्वल रख दो, 1 से 1 कट जाएगा, माइनस से माइनस कट जाएगा। आप बोल सकते हो यहाँ पर क्या, टी सी अपॉन टी एच इक्वल टू क्या, क्यू सी अपॉन में क्यू एच। आप एच वाले टर्म को एक साइड ले आओ, वाले टर्म को एक साइड ले आने के क्या, क्यू एच अपॉन टी एच इक्वल टू क्या, क्यू सी अपॉन टी सी। अगर किसी भी इंजन के अंदर क्यू एच अपॉन टी सी इक्वल टू क्यू सी अपॉन टी सी है, इसका मतलब वो इंजन आपके पास कैसा है, वो इंजन आपके पास कार्नोट इंजन है, यानी कि वो इंजन आपके पास मोस्ट एफिशिएंट इंजन है। तो इस तरीके से आप कार्नोट इंजन की पहचान करते हो। कैसे, क्यू एच अपॉन टी एच इक्वल टू किसके होना चाहिए, क्यू सी अपॉन में टी सी के इक्वल होना चाहिए। इसके ऊपर क्वेश्चन आते हैं, आपको पता होना चाहिए क्या, क्यू एच अपॉन टी एच आपका क्यू सी अपॉन टी सी है। मैं आपको कुछ क्वेश्चन कराता हूँ, किस तरह के क्वेश्चन आते हैं कार्नोट साइकिल के अंदर, आप समझ जाओगे कैसे कैसे क्वेश्चन आपसे पूछता है और किस तरीके से आपको उन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना है, किस तरीके से आपको उन क्वेश्चंस को अप्रोच करना है। तो जो पहला टाइप बनता है वो डायग्राम टाइप बनता है। किस तरीके से आपको डायग्राम देगा, बेसिक डायग्राम देगा कार्नोट इंजन का, और आपसे पूछेगा कि कौन सा इंजन पॉसिबल है, कौन सा इंजन पॉसिबल नहीं है। अब जैसे कि इस क्वेश्चन के अंदर ये कह रहा है कि इफ बिलो इंजन इज कार्नोट इंजन, यानी कि जो इंजन आपको गिवन है ये इंजन उसने पहले ही कह दिया, इंजन क्या है, ये इंजन आपका कार्नोट इंजन है। और कार्नोट इंजन का आपको ये पता है कि कार्नोट इंजन से ज़्यादा एफिशिएंसी किसी भी इंजन की नहीं हो सकती। अगर किसी इंजन की कार्नोट इंजन ज़्यादा एफिशिएंसी है, इसका मतलब वो इंजन इम्पॉसिबल है, उसको बनाना इम्पॉसिबल है। क्योंकि पहली बात हमने यही कही थी कि कार्नोट इंजन मोस्ट एफिशिएंट इंजन होता है। हालांकि वो 100% एफिशिएंट नहीं है, लेकिन जितनी भी उसकी एफिशिएंसी है वो हाईएस्ट है, उससे ज़्यादा हाईएस्ट एफिशिएंसी नहीं हो सकती अगर उसके रिस्पेक्ट में आप कोई दूसरे इंजन बना रहे हो। तो आपसे पूछा गया है इफ बिलो इंजन इज ए कार्नोट इंजन, ये आपको इंजन दिया गया है जिसके अंदर 600 किलो जूल हीट इंजन को दी है, उसने कुछ वर्क किया और बाकी की 300 किलो जूल उसने एज ए वेस्ट उसने हीट रिलीज कर दी बाहर। तो आपसे पूछा है देन विच ऑफ द फॉलोइंग इंजन इज पॉसिबल विद रिस्पेक्टिव टू गिवन कार्नोट इंजन। इस कार्नोट इंजन के रिस्पेक्ट में आपके इन तीनों इंजन के अंदर से कौन से इंजन आपके पॉसिबल है, कौन सा इंजन आपका पॉसिबल नहीं है।
तो अगर आप इस इंजन को ध्यान से देखो तो इसके अंदर QH क्या है, कितनी हीट आपने दी है, आपने 600 किलो जूल आपने हीट दी है। आपका QC क्या है, QC कितनी हीट वेस्ट हुई है, 300 किलो जूल वेस्ट हुई है। यानी कि उस इंजन ने कितनी हीट को वर्क के अंदर कन्वर्ट किया, 600 माइनस 300, यानी कि वर्क के अंदर कितने कन्वर्ट कर दिया आपने, 300 किलो जूल को कन्वर्ट कर दी। आपने 600 इंजन को दी, 300 वेस्ट हो गई, यानी कि जो बाकी की 300 है वो वर्क के अंदर ही तो कन्वर्ट हुई होगी ना। अगर आपने 600 दी है तो 300 वेस्ट होगी, तो बाकी की 300 से क्या हुआ है, काम हुआ है, बाकी की 300 से क्या हुआ है, वर्क हुआ है। तो आपको क्या चेक करना है, आपको चेक करना है कि इनके अंदर से कौन से इंजन कार्नोट है, कौन से इंजन कार्नोट इंजन नहीं है। तो यहां से आप पहले क्या निकाल लो, यहां से आप एफिशिएंसी निकालो। इंजन की एफिशिएंसी आप कैसे निकालते हो, एफिशिएंसी आप कैसे निकालते हो, आप निकालते हो QH माइनस QC अपॉन में QH। आपको QH ही पता है, आपको QC पता है और आपको QH ही पता है। कैसे निकालोगे आप, 600 माइनस में 300 कितना हो गया, 300 डिवाइड बाय क्या, 600, ये कितना निकल कर आ गया, ये निकल कर आ गया 0.5। यानी कि आपके गिवन इंजन की एफिशिएंसी कितनी है, 0.5 एफिशिएंसी है आपके गिवन इंजन की। आप एफिशिएंसी कैसे भी निकाल सकते हो, कैसे, वर्क डन अपॉन में इनपुट, यानी कि आउटपुट अपॉन इनपुट। आउटपुट क्या है, वर्क डन, इनपुट क्या है, हीट QH। वर्क डन कितने से किया, 300 किलो जूल से किया। ये आपको कैसे पता है, 600 दी है, 300 वेस्ट, बाकी की बच गई 300, वो कन्वर्ट हुई होगी मेरी वर्क के अंदर। तो ये क्या निकल कर आ गया आपके पास, 300 अपॉन में 600। यहाँ से भी क्या निकल कर आएगी, 0.55 ही निकल कर आएगी। आप फॉर्मूला कोई भी लगा लो, एफिशिएंसी आपके पास सेम ही निकल कर आएगी। अब बात करते हैं जो आपके पास गिवन इंजन है वो उसके अंदर कितनी एफिशिएंसी आपके पास निकल कर आ रही है। तो पहले केस के अंदर एफिशिएंसी क्या निकल कर आएगी, 600 माइनस 200 अपॉन 600, 600 माइनस 200 अपॉन 600। तो ये तो हो गई आपकी 400 बाई 600। तो ये तो आपकी ये तो आपकी हो गई 400 बाई 600। तो ये तो आपके पास 0.6 की ज़्यादा कुछ आ गई। यानी कि ये इंजन तो पॉसिबल नहीं है क्योंकि इसकी एफिशिएंसी कार्नोट इंजन से ज़्यादा है। दूसरे इंजन की बात करते हैं, इसे क्या निकल कर आएगी, 600 माइनस 250 डिवाइड बाई 600। ये कितनी आ गई आपके पास, ये आपके पास होगी 350 डिवाइड बाई 600। ये भी आपके पास क्या हो जाएगी, ये भी आपके पास 0.5 से कुछ ज़्यादा ही निकल कर आएगी, 0.58 निकल कर आ रही है। इसका मतलब ये इंजन भी पॉसिबल नहीं है, ये इंजन भी पॉसिबल नहीं है। अब बात करते हैं सी की। सी के अंदर क्या निकल कर आएगी, 600 माइनस का 400 डिवाइडेड बाय 600। ये क्या हो गई, 200 बाय 600। ये कितने निकल कर आई, ये निकल कर आई 0.3 के कुछ करीब निकल, यानी कि ये इंजन की एफिशिएंसी अपने कार्नोट इंजन से कम है। इसका मतलब ये इंजन जो है, ये इंजन पॉसिबल है। आप यहाँ पर बिना फॉर्मूला लगाए भी इस क्वेश्चन को कर सकते हो। वो कैसे करोगे आप, देखिए आपका जो कार्नोट इंजन है वो 600 किलो जूल हीट ले रहा है और 300 किलो जूल हीट निकाल रहा है। यानी कि जो बाकी की बच गई 300 किलो जूल, उस 300 किलो जूल से वो क्या कर रहा है, वर्क कर रहा है। उस 300 किलो जूल से वो क्या कर रहा है, वर्क कर रहा है। तो अगर आपके पास कोई भी इंजन होगा, वो कार्नोट इंजन क्या करता है, कार्नोट इंजन मोस्ट एफिशिएंट है। जितना उस कार्नोट इंजन ने अपनी हीट को वर्क डन में कन्वर्ट किया, उतनी हीट को कोई और इंजन नहीं कर पाएगा। अगर मैं उसके रिस्पेक्ट में आंसर को चेक करना चाहूँ तो पहले केस के अंदर 600 आई, 200 वेस्ट किया, यानी कि उसने कितना कन्वर्ट किया, 400 किलो जूल कन्वर्ट किया। जब कार्नोट 300 कर रहा है तो क्या कोई और इंजन 400 कर पाएगा, नहीं कर पाएगा। तो ये तो आपको क्या हो गया, गलत हो गया। 600 दिया आपने, 250 निकाली, यानी कि कितना कन्वर्ट कर रहा है, वो 350 कन्वर्ट कर रहा है। जब कार्नोट 300 कर रहा है तो क्या ये इंजन 350 कर पाएगा, गलत हो गया ये भी। बात करते हैं सी ऑप्शन की। 600 दी, 400 वेस्ट हो, यानी कि उसने क्या किया, उसने 200 किलो जूल को कन्वर्ट किया, किसके अंदर, वर्क के अंदर उसने कन्वर्ट किया। अगर कार्नोट 300 कर रहा है तो कोई और इंजन उससे कम तो कर ही सकता है। वो 200 को कन्वर्ट कर सकता है, वो 100 को भी कन्वर्ट कर सकता है, वो 50 को भी कन्वर्ट कर सकता है, लेकिन वो कार्नोट इंजन से कम ही होना चाहिए। तो आपका जो सी ऑप्शन है यहाँ पर क्या हो गया, वो करेक्ट हो गया। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है ड्रॉ वीपी कर्व फॉर कार्नोट इंजन। आपने अभी तक पीवी कर्व को पढ़ा है कार्नोट इंजन के। इसने आपसे क्या पूछ लिया, इसने आपसे पूछ लिया वीपी कर्व। आपको वीपी कर्व बताना है। मैं आपको एक क्वेश्चन इसलिए बता रहा हूँ ताकि आप ग्राफ को किस तरीके से प्लॉट करते हो उसको एक बार सीख जाओ, किस तरीके से आप लोग ग्राफ को ड्रॉ करते हो स्टार्टिंग के अंदर। तो अगर मैं बात करूँ पीवी कर्व की, तो पीवी कर्व को इधर बनाते हैं। अगर मैं बात करता हूँ पीवी कर्व की, तो पीवी कर्व आप कैसे ड्रॉ कर रहे थे, आपने क्या किया, आपने एक्सिस बनाए थे, आपने कराया पी और वी कर्व। आपको पता है कि जो आपका कर्व स्टार्ट होगा वो कहाँ से स्टार्ट होगा, वो हाई प्रेशर और लो वॉल्यूम पे स्टार्ट होगा, हाई प्रेशर और लो वॉल्यूम पे स्टार्ट होगा। और पीवी कर्व की तो हम बात कर चुके हैं, तो मैं डायरेक्ट यहाँ बना रहा हूँ। ये आपका पॉइंट ए था, ए से आप कहाँ जाते थे, बी पे जाते थे, बी से आप कहाँ जाते थे, सी पे जाते थे, सी से आप कहाँ जाओगे,
डी पे जाओगे, डी से आप कहाँ चले जाओगे, ए पे चले जाओगे। तो ये आपका कैसा कर्व था, ये आपका कर्व था पीवी कर्व। इसमें आप कहाँ से कहाँ गए, ए से बी, बी से सी, सी से डी। और यहाँ पे इस वाले प्रोसेस में आपने क्या दी थी, सिस्टम को हीट दी थी, QH दी थी। इस सिस्टम ने हीट बाहर निकाली है, क्या हीट बाहर निकाली है उसने यहाँ पे बाहर निकाली है QH को, उसने यहाँ पर QC को उसने यहाँ से बाहर निकाला है। तो इस इंजन की हम लोग अच्छे से बात कर चुके हैं। अब बात करते हैं कि जो आपका VP कर्व है वो कैसे बनेगा, जो आपका VP कर्व है वो कैसे बनेगा। तो हमें क्या करना है, V को लेना है Y एक्सिस के ऊपर, P को लेना है किसके ऊपर, X एक्सिस के ऊपर। तो यहाँ पर आप V लोगे और यहाँ पर आप क्या लोगे, P को लोगे। तो आपको पता है कि जो आपका कर्व स्टार्ट होगा वो हाई प्रेशर और लो वॉल्यूम के ऊपर स्टार्ट होगा, यानी कि वॉल्यूम क्या रहेगा, उसका वॉल्यूम कम रहेगा, वॉल्यूम का यहाँ कहीं रहेगा, प्रेशर क्या रहेगा ज़्यादा। तो पॉइंट आपके कहीं यहीं कहीं बनेंगे। यहाँ पर क्या रीज़न है, ये रीज़न आपका कैसा है, ये रीज़न आपका है हाई प्रेशर और लो वॉल्यूम का। तो कर्व जो है वो आपका कहीं यहीं कहीं से ही बनेंगे। किस तरीके से आपका कर्व बनेगा उसकी बात करते हैं, लेकिन उससे पहले बात करते हैं स्लोप की। अगर मैं बात करूं पीवी कर्व की, जो मैंने स्टार्टिंग में जो हम पढ़ते हुए आ रहे हैं, इस कर्व की अगर मैं बात करता हूं, तो मैं यहाँ पर कह रहा था कि जो आपका प्रोसेस आइसोथर्मल प्रोसेस है, इसका जो स्लोप होता है, इसका स्लोप कम होगा। ये प्रोसेस कैसा था आपके पास, ये था आइसोथर्मल आपके पास प्रोसेस था। जो आपके पास इसका कर्व होगा, इसका जो स्लोप होगा वो एडियाबैटिक वाले स्लोप से क्या होगा, कम होगा। यानी कि एडियाबैटिक का स्लोप क्या होता है, आपके पास ज़्यादा होता है। इसकी बात हमने वर्क डन के केस के अंदर भी की थी, जब हमने कुछ इस तरीके के ग्राफ बनाए थे, जहाँ मैं आपको बनाए थे पीवी डायग्राम के बहुत सारे प्रोसेस के। ये आपके पास प्रोसेस था आइसोकोरिक, ये आपके पास था आइसोथर्मल, इस ज़्यादा स्लोप का हो गया एडियाबैटिक, और ये आपके पास क्या था, ये आपके पास था आइसोकोरिक। तो इन सभी चीज़ों की बात कर चुके हैं कि जो आपका स्लोप होता है पीवी ग्राफ के अंदर, एडियाबैटिक का ज़्यादा होता है, आइसोथर्मल का थोड़ा सा कम स्लोप होता है। ठीक है, तो जिसकी चढ़ाई ज़्यादा है उसका स्लोप ज़्यादा है। इसके अंदर देखो चढ़ाई ज़्यादा है तो स्लोप ज़्यादा है, इसकी चढ़ाई कम है तो इसका स्लोप कम है। इस चीज़ से भी आप स्लोप को याद कर सकते हो। तो यहाँ पर अगर मैं बात करूँ मैथमेटिकल, तो स्लोप आपके पास क्या होगा, dp/dv होगा किसी भी कर्व, किसी भी पॉइंट के ऊपर। मैं कह रहा था कि आपका ये आइसोथर्मल की क्या होता है, ज़्यादा होता है, आइसोथर्मल क्या होता है, कम होता है। किससे कम होता है, किससे, एडियाबैटिक के स्लोप से। स्लोप क्या हो जाएगा पीवी कर्व का, dp/dv आपका किसका हो जाएगा, एडियाबैटिक का हो जाएगा। आप ये बात कह रहे थे कि एडियाबैटिक का जो कर्व होता है, एडियाबैटिक का जो स्लोप होता है वो क्या होता है, एडियाबैटिक, अरे यार सारा डिलीट कर दिया, चलो दोबारा ड्रॉ कर देते हैं। जो आपका पीवी कर्व था वो आपका कुछ इस तरीके से पीवी कर्व था आपका। आप कह रहे थे कि एडियाबैटिक के केस के अंदर आपका जो स्लोप है, एडियाबैटिक के केस के अंदर जो आपका स्लोप है वो ज़्यादा होता है। यानी कि जो आपका dp/dv है, dp/dv है जो आइसोथर्मल का है, वो आपका क्या रहेगा, वो आपका लेस रहेगा। किससे, एडियाबैटिक से, एडियाबैटिक के स्लोप से। तो एडियाबैटिक का स्लोप क्या होगा, dp/dv एडियाबैटिक। मैंने लास्ट टाइम जो है वो एरो गलत लगा दिया था, उस चक्कर में मैंने सारा डिलीट कर दिया, इसलिए मैं दोबारा को बना रहा हूँ इस चीज़ को। तो कोई बात नहीं, आपको पता है कि एडियाबैटिक का जो स्लोप है, एडियाबैटिक का स्लोप जो है वो ज़्यादा रहेगा। इसकी इस वाले पार्ट की चढ़ाई ज़्यादा है, चढ़ाई ज़्यादा है। अगर इस वाले पार्ट की चढ़ाई ज़्यादा है तो इसका मतलब क्या, इसका स्लोप भी ज़्यादा है, इसका स्लोप भी ज़्यादा है। इस वाले पार्ट की चढ़ाई कम है, चढ़ाई कम है तो क्या, इसका स्लोप भी कम है। अब अगर मैं इस रिलेशन को उल्टा कर दूं, जैसे कि अगर मैं आपसे बोलूं कि आपका जो 5 है वो लेस देन है किससे, 7 से। अगर मैं इसको रिवर्स कर दूं, रेसिप्रोकल दोनों साइड में, यानी कि मैं बात करूं 1/5 और 1/7 में क्या होगा, तो 1/7 आपके पास छोटा होगा 1/5 से। आपका जो साइन है वो क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। तो जब भी आप कंपैरिजन साइंस के अंदर, कंपैरिजन साइन के बीच में किसी चीज़ को रेसिप्रोकल करते हो, रिवर्स करते हो, तो आपका कंपैरिजन का जो साइन है वो क्या हो जाता है, रिवर्स हो जाता है। अगर dp/dv आइसोथर्मल का कम है dp/dv एडियाबैटिक से, तो आपका जो dv/dp है, जो आपका dv/dp है किसका, आइसोथर्मल का, वो क्या होगा, ज़्यादा होगा। किससे, dv/dp किसके, एडियाबैटिक से। तो इस चीज़ को आप समझो पहले कि किस तरीके से मैं स्लोप को कंपेयर कर रहा हूँ वीपी कर्व के अंदर और पीवी कर्व के अंदर। पीवी कर्व के अंदर आपका एडियाबैटिक का स्लोप ज़्यादा है, पीवी कर्व के अंदर आपका स्लोप dp/dv है, एडियाबैटिक का स्लोप ज़्यादा है। लेकिन वीपी कर्व के अंदर आपका स्लोप जो है वो dv/dp है। स्लोप को मैं उल्टा कर रहा हूँ पहले वाले कर्व से, तो उसके अंदर क्या हो जाएगा, आपका dv/dp आइसोथर्मल के लिए क्या हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा, एडियाबैटिक के लिए क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। चलिए अब हम ग्राफ को प्लॉट करते हैं, किस तरीके से आप इसके ग्राफ को प्लॉट कर सकते हो, वी और पी के ग्राफ को। तो आपको ये बात तो पता है कि जो आपका ग्राफ शुरू होगा वो कहाँ से शुरू होगा, शुरू आपका होगा हाई प्रेशर, लो वॉल्यूम और हाई टेम्परेचर के ऊपर आपका ग्राफ शुरू होने वाला है। तो ये अगर आपका P है, ये अगर आपका V है, तो इस वाले रीजन के अंदर तो आपका वॉल्यूम क्या है, लो है। इस वाले रीजन के अंदर आपका वॉल्यूम क्या है, हाई है। इस वाले रीजन के अंदर आपका प्रेशर क्या है, हाई है। इस वाले रीजन के अंदर आपका प्रेशर क्या है, लो है। तो आपका ग्राफ शुरू हो रहा है हाई प्रेशर के ऊपर। मैं कहीं भी यहाँ कहीं पॉइंट लगा देता हूँ, इस वाले प्रेशर के ऊपर मैंने यहाँ पे मैंने पॉइंट लगा दिया। इस प्रेशर के ऊपर वॉल्यूम भी आपका कम है और प्रेशर क्या है आपका ज़्यादा है। तो यहाँ पर आपका ग्राफ शुरू हो रहा है। तो ये आपका प्रोसेस कहाँ शुरू होगा, ए से शुरू होगा। यहाँ पर मैं क्या बोल रहा हूँ, इसको P1V1 TH बोल रहा हूँ, मैं इसको P1V1 TH बोल रहा हूँ। कंडीशंस तो आपकी क्या रहेगी, सेम ही रहेगी। अब आपने कहा कि आपको इस ग्राफ को प्लॉट करना है, आप कहाँ जा रहे हो, ए से बी पे जा रहे हो। प्रोसेस आपके पास कैसा था,
प्रोसेस आपके पास था आइसोथर्मल रिवर्सिबल एक्सपेंशन, यानी कि आपका वॉल्यूम क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। अगर आपका वॉल्यूम इंक्रीज करेगा तो प्रेशर क्या करेगा, डिक्रीज करेगा। तो जो बी पॉइंट है वो ए से कहाँ पर आएगा, इधर की तरफ ही आएगा, क्योंकि प्रेशर यहाँ पर क्या है, कम है। वॉल्यूम जो है आपका इंक्रीज करेगा तो ए से ऊपर ही जाएगा। तो मान लीजिए मैं ग्राफ को कुछ इस तरीके से प्लॉट कर रहा हूँ। तो यहाँ पर आपका क्या पॉइंट आ गया, यहाँ पर आपका पॉइंट आ गया बी। ये पॉइंट आपका क्या है, P2 है, V2 है, और टेम्परेचर आपका सेम रहा, क्योंकि ये पॉइंट ये वाला ग्राफ किस तरीके के लिए है, ये आपका है आइसोथर्मल रिवर्सिबल एक्सपेंशन, आइसोथर्मल रिवर्सिबल एक्सपेंशन। उसके बाद आपका जो सेकंड प्रोसेस है वो कैसा है, वो आपके पास होगा एडियाबैटिक रिवर्सिबल एक्सपेंशन, यानी कि वॉल्यूम यहाँ पर भी जो है वो राइज करेगा, वॉल्यूम भी यहाँ पर भी क्या करेगा, राइज करेगा। लेकिन आप कह रहे थे कि जो आपका एडियाबैटिक है, इस वाले केस के अंदर जो आपका रिवर्सिबल है उसका स्लोप ज़्यादा है, एडियाबैटिक का स्लोप क्या होने वाला है, कम होने वाला है। तो इस वाले केस के अंदर चढ़ाई अगर इतनी है तो उस वाले केस के अंदर चढ़ाई थोड़ी सी कम होगी, क्योंकि जिसकी चढ़ाई ज़्यादा, इस वाले केस के अंदर, इस वाले केस की बात करो, इसकी चढ़ाई ज़्यादा है, इसकी अगर चढ़ाई ज़्यादा है तो इसका स्लोप ज़्यादा है, इसकी अगर चढ़ाई ज़्यादा है तो इसका स्लोप है, इसकी चढ़ाई कम है, जिसकी चढ़ाई कम उसका स्लोप कम, जिसकी चढ़ाई ज़्यादा उसका स्लोप ज़्यादा। तो आप कह रहे थे कि जो आपका एडियाबैटिक वाला केस होगा उसका स्लोप कम होगा इस केस के अंदर, और जो आपका आइसोथर्मल वाला प्रोसेस उसके अंदर आपका जो स्लोप है वो ज़्यादा होगा। तो मैंने यहाँ पर स्लोप ज़्यादा बना दिया। ये आपकी कंडीशन कहाँ पहुँच गई, आप सी पे पहुँच गए। सी के अंदर क्या आपके पास P3 है, V3 है, आपका T क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, क्या हो जाएगा आपका TC हो जाएगा, टेम्परेचर आपका घट जाएगा, क्योंकि प्रोसेस आपका कौन से होने वाला है, प्रोसेस है आपका एडियाबैटिक रिवर्सिबल एक्सपेंशन। और एक्सपेंशन के अंदर आपको पता है कि आपका जो टेम्परेचर है वो क्या करता है, डिक्रीज करता है, अगर आपका प्रोसेस कैसा होता है, एडियाबैटिक होता है। तो अब आपका सी से डी पे जाएगा। सी से डी क्या जाने में प्रोसेस आपका कैसा था, प्रोसेस आपका था आइसोथर्मल रिवर्सिबल कंप्रेशन, यानी कि आपका वॉल्यूम जो है वो गिरेगा, वॉल्यूम जो है वो डिक्रीज करेगा, लेकिन आपका टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा, और प्रेशर आपका क्या करेगा, प्रेशर आपका राइज करेगा। तो अगर आपका इस वाले पॉइंट के ऊपर अगर आपका प्रेशर ये है, इस वाले पॉइंट के ऊपर आपका प्रेशर अगर ये है, तो जो है आपका जो ग्राफ है इस वाले लाइन से कहाँ रहेगा, राइट साइड के अंदर रहेगा, क्योंकि प्रेशर आपको क्या करना है, इंक्रीज करना है, आपको वॉल्यूम क्या करना है, डिक्रीज करना है। तो वो क्या करेगा, आपका जो ग्राफ है वो कुछ इस तरीके से आएगा। इस वाले केस के अंदर आपको क्या कर रहा है, प्रेशर आपका इंक्रीज हो रहा है, और जो आपका वॉल्यूम है वो क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। तो डी पॉइंट आपका ये हो गया। डी पॉइंट की कंडीशन क्या हो गई, P4 V4, आपका टेम्परेचर क्या रहा, कांस्टेंट रहा, प्रोसेस आपका कैसा था, आइसोथर्मल था, और लास्ट के अंदर क्या होगा आपके पास, एडियाबैटिक रिवर्सिबल कंप्रेशन। तो आपकी साइकिल जो है इस तरीके से पूरी हो जाएगी। ये आपके पास था आइसोथर्मल रिवर्सिबल कंप्रेशन, और जो आपके पास ये वाला प्रोसेस था, ये वाला कैसा था आपके पास, ये था आपके पास एडियाबैटिक रिवर्सिबल कंप्रेशन। तो ये आपका ग्राफ तैयार है किसका, P और V का जो है वो आपका ग्राफ तैयार है। अब आप कह रहे थे कि जो आपके सिस्टम हीट लेता है वो लेता है पहले प्रोसेस के अंदर, यानी कि वो AB के अंदर हीट को लेगा। तो AB आपके पास यहाँ पर क्या है, ये है। तो यानी कि इस पॉइंट के दौरान कि आपकी हीट क्या करेगी, सिस्टम के अंदर एंटर करेगी, और हीट निकलेगी कब, CD के अंदर, यानी कि C से D में जब जाएगा तब आपकी हीट बाहर निकलेगी। यानी कि आपकी हीट जब बाहर निकले तो प्रोसेस कौन चल रहा होगा, आइसोथर्मल रिवर्सिबल कंप्रेशन। तो हीट यहाँ से आपकी बाहर निकलेगी। तो इस तरीके से आप पूरे के पूरे ग्राफ को प्लॉट कर सकते हो V और P के। अगर आपको P और V का पता है तो आप V और P के भी इजीली बना सकते हो। तो ये आपका ग्राफ हो गया। इस तरीके के क्वेश्चन आपसे ग्राफ के अंदर भी वो पूछने वाला है। अब कुछ क्वेश्चंस करते हैं जो एफिशिएंसी के फॉर्मूले से रिलेटेड है, किस तरीके से आपसे क्वेश्चन को पूछता है। पहला क्वेश्चन आपके पास यहाँ पर क्या है, कार्नोट इंजन ऑपरेट्स बिटवीन 600 केल्विन एंड 800 केल्विन एंड ऑब्जर्व्स एंड एब्जॉर्ब्स 2000 कैलोरी ऑफ हीट, यानी कि सिस्टम ने 2000 कैलोरी हीट को एब्जॉर्ब किया है, और उसने ऑपरेट किसके बीच में किया है, 600 केल्विन से 800 केल्विन के बीच में। तो जो आपका टेम्परेचर ज़्यादा है वो क्या होगा आपके पास, सिंपल सी बात है वो TH होगा, यानी कि क्या हो गया वो 800 केल्विन हो गया। जो आपके पास टेम्परेचर कम है वो क्या हो गया, वो TC हो गया, क्या हो गया 600 केल्विन हो गया। आपके पास जो एब्जॉर्ब किया वो क्या हो गया, यानी कि QH हो गया, वो क्या हो गया आपके पास 2000 कैलोरी हो गया। ये आपके पास सब चीज़ें आपको दी गई है। आपसे क्या पूछा गया है, वर्क डन आपसे पूछा गया है। आपको पता है कि जो आपका ईटा होता है वो क्या होता है, ईटा आपका होता है QH माइनस का QC अपॉन में QH, इक्वल टू क्या होता है वो, इक्वल टू आपके पास होता है TH माइनस का TC अपॉन में TH, इक्वल टू क्या होता है वो, माइनस का WT अपॉन में QH। ये आपके पास होता है। तो आप इस तरीके से क्वेश्चन को कर सकते हो। आपके पास क्या गिवन है, आपको TH भी गिवन है, आपको TAC भी गिवन है, आपको QH भी गिवन है, आपको TH आपको QH भी गिवन है, आपको QC गिवन है। तो आप इस वाले फॉर्मूले को नहीं लगा सकते, कोई बात नहीं, इस वाले फॉर्मूले को आप छोड़ सकते हो, कोई बात नहीं, आप इसको लगा सकते हो। इन चीज़ों को आप यहाँ पर लगा सकते हो। आपके पास क्या गिवन है, आपके पास
आपके पास टी है, आपको टी एच आपको पता है, आपको टी सी आपको पता है, आपको टी एच आपको पता है, आपको क्यू एच आपको पता है, तो आपको सिर्फ डब्ल्यू टी निकालना है। 3-4 वेरिएबल हैं, 4 यहाँ पर कुल मिला के 4 वेरिएबल हैं, 3 आपको गिवन है, 1 आपको निकालना है। आराम से वैल्यू पुट करके आप इस क्वेश्चन को कर सकते हो। गेट में आया हुआ क्वेश्चन है ये, इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। लेकिन अगर आपको फॉर्मूला नहीं पता होगा, कार्नोट इंजन का अच्छे से नहीं पता होगा, क्या आपका टी एच है, क्या आपका टी सी है, किस तरीके से फॉर्मूले को अप्लाई करना है, तो आप इस क्वेश्चन को भी नहीं कर पाओगे। तो ईजी क्वेश्चन आते हैं। एक क्वेश्चन आप नेट का देख लो। अभी नेट के अंदर क्वेश्चन क्या है, द फिगर बिलो डिस्क्राइब्स ए कार्नोट इंजन वर्क, इट स्टार्ट फ्रॉम एडियाबैटिक कंप्रेशन स्टेप डिनोटेड बाय। आपको इसके अंदर एडियाबैटिक कंप्रेशन स्टेप को बनाना है कि कौन सा जो आपका पॉइंट है वो किसको शो कर रहा है, एडियाबैटिक कंप्रेशन को शो कर रहा है। तो वी और पी के ग्राफ को हमने अभी बनाया था कि आपका ग्राफ शुरू कहाँ से हो रहा था, इस वाले पॉइंट से आपका ग्राफ जो है वो शुरू हो रहा था। अब देखिए ए बी सी डी वो कहीं पर भी दे सकता है, इसका मतलब ये नहीं है कि वो शुरू आपका ए से ही हो रहा है। शुरू आपका ग्राफ कहाँ से होगा, हाई प्रेशर लो वॉल्यूम से। वहाँ पे चाहे वो सी दे, एम दे, एन दे, पी दे, क्यू दे, वो चाहे कुछ भी दे, आपका जो प्रोसेस स्टार्ट होगा वो कहाँ से होगा, हाई प्रेशर लो वॉल्यूम से। तो आप यहाँ पर क्या देखोगे, हाई प्रेशर आपके पास क्या है, ये रहा, लो वॉल्यूम पर कहाँ है, यहाँ ये रहा। तो इसके बाद क्या होगा, इसके बाद होगा आइसोथर्मल एक्सपेंशन, यानी कि आपका वॉल्यूम राइज करेगा। तो वो आपका वॉल्यूम राइज करेगा। तो आइसोथर्मल का जो आपका ग्राफ होता है, आइसोथर्मल का जो आपका स्लोप होता है वो ज़्यादा होगा किससे, एडियाबैटिक से। उसका स्लोप ज़्यादा होगा तो किससे होगा, एडियाबैटिक से आपका आइसोथर्मल का स्लोप ज़्यादा होगा। इसलिए मैं ग्राफ को यहाँ से, मैं इस चीज़ को यहाँ से ले जा रहा हूँ, ना कि मैं सी से बी पे क्यों नहीं जा रहा, क्योंकि इसके अंदर आपका जो स्लोप है वो कम है। और आपको पता है कि जब आप वीपी ग्राफ को बनाओगे तो एडियाबैटिक का स्लोप कम होता है किससे, आइसोथर्मल के स्लोप से। आइसोथर्मल का स्लोप कैसा होता है, ज़्यादा होता है। तो यानी कि ये वाला प्रोसेस आपके पास क्या है, ये आपके पास आइसोथर्मल है, ये आपके पास कैसा है, ये आपके पास एडियाबैटिक है, ये आपको पता चल गया। उसके बाद आपको पता है कि कार्नोट साइकिल का जो पहला प्रोसेस होता है वो कैसा होता है, आइसोथर्मल रिवर्सिबल एक्सपेंशन। तो कर्व आपका कहाँ से जाएगा, कर्व आपको यहाँ जाएगा, सी से डी की तरफ जाएगा, डी से ए पे जाएगा, ए से बी जाएगा और बी से सी जाएगा। अब आपको ये बताना है कि किस स्टेप के अंदर इट स्टार्ट फ्रॉम एडियाबैटिक कंप्रेशन स्टेप, यानी कि कौन से स्टेप के अंदर आपका वो क्या हो रहा है, एडियाबैटिक कंप्रेशन हो रहा है। तो पहला क्या हो गया, आइसोथर्मल एक्सपेंशन, दूसरा क्या हो गया, एडियाबैटिक एक्सपेंशन, तीसरा क्या हो गया, आइसोथर्मल कंप्रेशन, चौथा क्या हो जाएगा आपके पास, एडियाबैटिक कंप्रेशन। यानी कि आपका जो बीसी है ये वाला पार्ट आपका शो कर रहा है किसको, एडियाबैटिक कंप्रेशन का। तो आपका बीसी जो हो गया वो सही हो गया। तो इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं नेट के अंदर भी और गेट के अंदर भी। इजी क्वेश्चंस आते हैं बशर्ते आपको चीज़ें पता हो कि कैसे आप इन चीज़ों को कैलकुलेट करते हो, कैसे आप इन चीज़ों को डिटरमाइन करते हो। एक और क्वेश्चन देखिए, गेट का क्वेश्चन है ये, एक कार्नोट इंजन हैज एफिशिएंसी 0.55, यानी कि आपको एफिशिएंसी गिवन है, कितनी गिवन है, 0.55 आपको ईटा गिवन है। तो जो चीज़ें आपको गिवन होती है आप उनको एक साथ लिख लीजिए ताकि आपको पता हो कि आपको फॉर्मूला कौन सा यूज़ करना है। तो टेम्परेचर ऑफ रिजेक्ट स्टीम, यानी कि जो हीट निकली है सिस्टम से इन द फॉर्म ऑफ स्टीम, जो निकली है उसको मैं क्या बोल रहा था, उसको मैं बोल रहा था क्यूसी। क्यूसी आपको क्या गिवन है, आपको टेम्परेचर गिवन है सी के ऊपर, यानी कि आपको टीसी गिवन है, यानी कि आपको टीसी गिवन है इसके अंदर। टीसी आपको क्या गिवन है, टीसी आपको गिवन है 105 डिग्री सेल्सियस। आपसे क्या पूछा गया है, आपसे पूछा है व्हाट इज़ द टेम्परेचर ऑफ इनपुट स्टीम, यानी कि आपसे टीएच को पूछा हुआ है कि आपका टीएच क्या होगा। तो आपको पता है फॉर्मूला क्या होता है, ईटा इक्वल टू क्या, टीएच माइनस का टीसी अपॉन में टीएच। आपको फॉर्मूले को अप्लाई करना है। बस ध्यान रहे कि जो आपका टेम्परेचर है वो आप केल्विन स्केल के अंदर लोगे। अगर कहीं भी आपको dt गिवन है, अगर आपको कहीं भी चेंज इन टेम्परेचर गिवन है तो वहाँ पे फर्क नहीं पड़ता, आप सेल्सियस में ले रहे हो, केल्विन के अंदर ले रहे हो। लेकिन अगर आपके पास पूरी केमिस्ट्री के अंदर कहीं भी टेम्परेचर है, खाली t है, तो आपको उस t को केल्विन के अंदर ही लेना पड़ेगा, आपको उस t को केल्विन के अंदर ही लेना पड़ेगा। तो 105 डिग्री को आप केल्विन के अंदर चेंज करो, इस फॉर्मूले के अंदर टी की वैल्यू पुट करो, n की वैल्यू पुट करो, ईटा की वैल्यू पुट करो, आपका TH निकल कर आ जाएगा। तो ये क्वेश्चन गेट का है, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि आपका फॉर्मूला क्या यूज़ करोगे और आपका जो टेम्परेचर है वो आपको किसके अंदर लेना है, वो आपको केल्विन स्केल के अंदर लेना है। चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन क्या है, ए कार्नोट इंजन टेक्स अप 90 जूल ऑफ हीट फ्रॉम ए सोर्स कैप्ट एट 300 केल्विन, यानी कि आपको क्या दिया हुआ है, टेक हीट को सिस्टम ले रहा है, यानी कि आपका क्या है, QH आपका क्या है 90 जूल है। उसके बाद वो क्या गिवन है, फ्रॉम द सोर्स कैप्ट एट 300 केल्विन, सोर्स से वो हीट लेंगे, आपको क्या गिवन है, आपको TH भी गिवन है। TH आपके पास क्या है, 300 केल्विन है। आपको क्या बताना है, आपको बताना द करेक्ट स्टेटमेंट इज, इनमें से कौन सी आपकी स्टेटमेंट ठीक है। इट ट्रांसफर 60 जूल्स ऑफ हीट टू द सिंक, यानी कि आपको QC, यानी कि ये आपको QC दिया हुआ है, टू द सिंक एट 200 केल्विन, यानी कि आपको ये TC दिया हुआ है। आपको QH और TH गिवन है, आपको QC और TC के फॉर्म में पूछा गया है। इसमें भी ट्रांसफर हो रहा है कि QC है, ट्रांसफर हो रहा है कि QC है, ट्रांसफर हो रहा है कि QC है, ट्रांसफर कहाँ हो रहा है, सिंक में, इसलिए क्या है ये QC है। सिंक के आपका टेम्परेचर क्या है, ये भी आपको TC है, ये भी आपका क्या है TC है, ये भी आपका क्या है TC है। तो आपको तो पता है, आपको तो पता है क्या कार्नोट इंजन की कंडीशन क्या होती है, QH अपॉन में TH इक्वल टू क्या होता है, QC अपॉन में TC होता है। तो आप रेशो निकाल लो, बस आपको करना ही क्या है, आपको गिवन क्या है यहाँ पर 90
90/300 आप क्या चेक करोगे, जो इसका रेशो आएगा वो आपके पास यहाँ पर इसका रेशो सेम आना चाहिए। 900/300 क्या हो जाएगा आपके पास, ये आपके पास कुछ निकल, जो भी आपके पास निकल कर आएगा ये आपका उसी रेशो का चेक करना है आपको। ए ऑप्शन के लिए आप क्या चेक करोगे, ए के लिए आप क्या चेक करोगे, ए के लिए आप चेक करोगे 60/200। इसके लिए क्या चेक करोगे 50/250। इसके लिए आप क्या चेक करोगे 50/200। इसके लिए आप क्या चेक करोगे 60/250। तो आपको ये चारों रेशो निकाल के देखने हैं किसके बराबर आते हैं। आपको जो रेशो यहाँ पर निकल कर आएगा वो आपके बराबर किसके आना चाहिए, 90/300 के बराबर आना चाहिए। तो आपका जो जिस केस में बराबर आ रहा है वो आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, ईजी क्वेश्चन आते हैं, बस आपको कंसेप्ट क्लियर होने चाहिए कि किस टाइप से आपको क्वेश्चन को अप्रोच करना है। अब जो क्वेश्चन आते हैं ग्राफिकली बेस्ड वो किस तरीके के आते हैं, द प्लॉट दैट डिस्क्राइब्स द कार्नोट साइकिल। आपको प्लॉट दे रखे हैं SOT का, P और V का, SOT का, VOT का। तो आपको पता है कि आपको P और V का और VOT का आपको प्लॉट पता है, P और V का तो इस तरीके का नहीं आता, तो ये तो आपका गलत हो गया। VOT का जो आपका ग्राफ है वो इस तरीके का दे रखा है, लेकिन क्या ये ग्राफ सही है, आपको ये चेक करना पड़ेगा। आपको पता करना पड़ेगा कि आपका प्रोसेस कहाँ से शुरू हो रहा है। आपको VOT का ग्राफ दे रखा है, लेकिन आपको साथ में SOT का भी दे रखा है, आपको साथ में SOT का भी ग्राफ दे रखा है। तो आपको SOT का ग्राफ किस तरीके से बनता है वो भी आपको पता होना चाहिए। एक ग्राफिकल बेस्ड क्वेश्चन और दिखाया, तो अभी हम क्वेश्चन को नहीं कर रहे हैं, पहले हम ग्राफ बनाना सीखेंगे, उसके बाद हम इन्हीं क्वेश्चन को दोबारा करेंगे। तो एक और ग्राफ का मैं आपको क्वेश्चन दिखा देता हूँ। इफ़ ए कार्नोट साइकिल इन एंट्रोपी टेम्परेचर डायग्राम लुक्स एज बिलो। आपको कार्नोट साइकिल का टेम्परेचर और एंट्रोपी का ग्राफ दे रखा है। ये सारे क्वेश्चन नेट में आए हुए मैं आपको करा रहा हूँ। आपको ग्राफ दे रखा है किसका, कार्नोट साइकिल का इन एंट्रोपी टेम्परेचर, यानी कि SOT का ग्राफ दे रखा है, या फिर T और S का भी बोल सकता है। ग्राफ क्या बोलोगे उसको, एंट्रोपी टेम्परेचर का ही बोलोगे। लुक्स एज बिलो आपको ग्राफ दिया हुआ है, आपसे पूछा गया है देन द सिस्टम रिजेक्ट्स हीट टू द सराउंडिंग। किस पार्ट के अंदर वो सिस्टम के अंदर से हीट को एग्जैक्ट कर रहा है। तो इस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, किस पार्ट के अंदर हीट रिजेक्ट कर रहा है, किस पार्ट के अंदर हीट को एंटर कर रहा है, कौन सा वाला स्टेप आपका आइसोथर्मल है, कौन सा वाला स्टेप आपका आइडियाबैटिक है। तो आपसे इस टाइप के क्वेश्चन पूछेगा, तो आपको पता होना चाहिए आप किस तरीके से इनके ग्राफ को प्लॉट करते हो। तो चलिए पहले हम लोग ग्राफ को प्लॉट करना सीखते हैं कि आखिर किस तरीके से आप लोग ग्राफ को प्लॉट करते हो। तो सबसे पहले शुरू करते हैं किसको, TS के प्लॉट को, यानी कि टेम्परेचर और एंट्रोपी के प्लॉट को आप किस तरीके से शुरू करोगे। आपको बस एक बात पता होनी चाहिए कि जो आपका ग्राफ स्टार्ट होगा वो कहाँ से होगा, हाई प्रेशर पे शुरू होगा, लो वॉल्यूम पे शुरू होगा और हाई टेम्परेचर के ऊपर आपका ग्राफ शुरू होता है। इसके ऊपर आपका ग्राफ शुरू होता है कार्नोट साइकिल का। आपको एक कंडीशंस पता होनी चाहिए, किसी भी ग्राफ को आप इजीली प्लॉट कर सकते हो। तो चलिए आपको इस ग्राफ को प्लॉट करना है, TS ग्राफ को आपको प्लॉट करना है। तो आप कैसे प्लॉट करोगे, देखिए पहला प्रोसेस आपके पास क्या है, स्टार्ट करते हैं स्टार्टिंग से ही। प्रोसेस आपके पास क्या है, आइसोथर्मल रिवर्सिबल एक्सपेंशन। ये आपके पास पहला प्रोसेस है, यानी कि आप एक्सपेंशन कर रहे हो आइसोथर्मली। अगर आप आइसोथर्मल एक्सपेंशन करो यानी कि आपका क्या है, टेम्परेचर आपका क्या हो गया, फिक्स हो गया। अगर आपका टेम्परेचर फिक्स हो गया तो आपका dt क्या हो गया, dt आपका 0 हो गया। ये चीज़ आपको पता है कि आपका टेम्परेचर क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा पहले प्रोसेस के दौरान। आपका टेम्परेचर क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा पहले प्रोसेस के दौरान। आपको पता है कि जो आपका ग्राफ है, आप एंट्रोपी की बात कर लेते हैं, ऐसा आपका ds आपका क्या होता है, सेकंड लॉ को यूज़ कर रहा हूँ मैं, ds आपका क्या होता है dq/t। आप पहले प्रोसेस के अंदर क्या करते, सिस्टम को हीट दे रहे थे, आप सिस्टम को हीट दे रहे थे, तो आपका t तो पॉजिटिव होता ही है। अगर आपका t तो हमेशा पॉजिटिव रहेगा, अगर आप सिस्टम को हीट दे रहे हो तो आपका dq भी क्या हो गया, पॉजिटिव हो गया। पॉजिटिव क्या हो गया, पॉजिटिव हो गया। यानी कि आपका क्या, यानी कि आपका ds क्या हो गया, पॉजिटिव हो गया। इसका मतलब एंट्रोपी बढ़ेगी, यानी कि जो फाइनल एंट्रोपी है वो क्या हो गई, ज़्यादा हो गई। तो आपको दोनों चीज़ पता चल गई, आपको टेम्परेचर आपको कांस्टेंट रखना है, एंट्रोपी आपको बढ़ानी है। और आपको ये भी पता है कि आपका जो ग्राफ है वो स्टार्ट कहाँ से होता है, हाई टेम्परेचर, हाई प्रेशर और लो वॉल्यूम से आपका टेम्परेचर, आपका जो ग्राफ है वो शुरू होता है। तो यहाँ मैं क्या कर रहा हूँ, टेम्परेचर कर रहा हूँ, यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, एंट्रोपी कर रहा हूँ। आपका ग्राफ कहाँ शुरू होगा, आपका ग्राफ शुरू होगा हाई टेम्परेचर। तो मैं टेम्परेचर कहीं भी ले लूँ, मैं यहाँ पर ले लेता हूँ, मान लो टेम्परेचर, मैंने क्या कर दिया, मैंने यहाँ पर टेम्परेचर को ले लिया। मेरा हाई टेम्परेचर शुरू हो रहा था, मैंने टेम्परेचर कहीं भी मैंने पॉइंट लगा दिया, क्या मैंने हाई टेम्परेचर का यहाँ पर पॉइंट लगा दिया, मेरा ग्राफ शुरू हो रहा है यहाँ से। अब आपको पता है कि पहले स्टेप के दौरान आपका टेम्परेचर फिक्स रहेगा, लेकिन आपकी एंट्रोपी बढ़ेगी। तो सीधी सी बात है, यहाँ आपकी एंट्रोपी, स्टार्टिंग एंट्रोपी यही वाली, एंट्रोपी आपकी बढ़ेगी, एंट्रोपी आपकी बढ़ गई, टेम्परेचर आपने क्या कर दिया, कांस्टेंट कर दिया। तो ये आपका प्रोसेस क्या हो गया, ए हो गया। ये आपके पास क्या हो गया, बी हो गया। आपने क्या कर दिया, स्टार्ट कर दिया प्रोसेस को अपना। ये आपके पास कौन सा हो गया, ये आपके पास हो गया पहला प्रोसेस। कौन सा है ये, आइसोथर्मल रिवर्सिबल एक्सपेंशन। अब बात करते हैं दूसरे प्रोसेस की। आपका जो दूसरा प्रोसेस है वो कैसे बनाओगे, दूसरे प्रोसेस आप किस तरीके से चीज़ों को लिखते हो। तो जो आपके पास सेकंड स्टेप होता है वो कैसा होता है, वो आपके पास होता है एडियाबैटिक रिवर्सिबल एक्सपेंशन। तो उस केस के अंदर आपके पास किस तरीके से चीज़ें होती हैं उसको भी देख लेते हैं। तो आपको पता है कि जो आपके पास सेकंड प्रोसेस होगा वो आपके पास होगा एडियाबैटिक रिवर्सिबल एक्सपेंशन। अगर प्रोसेस आपका एडियाबैटिक है तो आपका क्या हो गया, डी क्यू आपका 0 हो गया। अगर आपका डी क्यू 0 हो गया तो आपका डी
ds आपका क्या मतलब क्या, dq अपॉन में dt। आपका ds भी आपका क्या हो गया, जीरो हो गया, यानी कि आपकी एंट्रोपी क्या हो गई, कांस्टेंट हो गई। तो सेकंड ग्राफ के अंदर आपकी एंट्रोपी क्या रहने वाली है, कांस्टेंट रहने वाली है, ये आपको पता चल गया। बात करते हैं टेम्परेचर की। आपका प्रोसेस है एडियाबैटिक एक्सपेंशन का। आपको पता है कि एडियाबैटिक कोई चीज़ एक्सपेंड होती है तो उसका टेम्परेचर क्या होता है, गिरता है। तो यहाँ पर आपका टेम्परेचर क्या होगा, गिरेगा, टेम्परेचर आपका डिक्रीज होगा, एंट्रोपी आपकी कांस्टेंट होगी। तो इसको कर दो, टेम्परेचर आपका डिक्रीज हो गया, एंट्रोपी आपने कांस्टेंट रख दी। तो ये आपका हो गया सेकंड प्रोसेस, ये आपका सेकंड प्रोसेस हो गया। यहाँ पे आप कहाँ पहुँच गए, सी स्टेज तक पहुँच गए। थर्ड के प्रोसेस के अंदर आपके पास क्या होगा, थर्ड के अंदर आपके पास होगा आइसोथर्मल रिवर्सिबल कंप्रेशन। आइसोथर्मल तो क्या, dt जीरो, dt अगर जीरो तो क्या मतलब क्या, इसका टेम्परेचर फिक्स रहेगा। टेम्परेचर अगर आपका फिक्स रहेगा तो टेम्परेचर फिक्स हो गया। उसके बाद आपका dq क्या है, आपकी हीट यहाँ से बाहर निकलती है। अगर आपकी हीट यहाँ से बाहर निकलती है तो आपका ds क्या हो जाएगा, ds तो आपका dq/t होता है। ds dq आपका क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा, t आपका क्या होता है, पॉजिटिव होता है। तो आपका dq क्या, आपका ds क्या होगा, नेगेटिव हो गया, यानी कि एंट्रोपी क्या होगी, कम होगी। एंट्रोपी क्या होगी, कम होगी। ds आपका नेगेटिव है तो आपका ग्राफ कहाँ जाएगा, एंट्रोपी आपकी कम हो रही है, टेम्परेचर आपका फिक्स है, ग्राफ आपका यहाँ तक ही आ गया, ग्राफ आपका यहाँ तक ही आ गया। अब आप अगर ये बोलोगे ग्राफ मैंने बिल्कुल एक ही नीचे तक क्यों लेके आया, ग्राफ में यहाँ तक क्यों लेके आया, ग्राफ में यहाँ तक क्यों लेके गया, तो वो इसलिए मैं लेकर नहीं गया, जितनी हीट सिस्टम ने ली है उतनी ही तो निकालेगा, जितनी हीट सिस्टम ने ली है उतनी ही तो निकालेगा। तो इसीलिए मैंने इसको ग्राफ किया, इसको मैंने वहीं तक ही प्लॉट किया जहाँ पे हमारा ग्राफ क्या है, ए के अंदर हमारे पास आया है। पहली बात तो ये। दूसरी बात क्या, पहला स्टेप आपके पास क्या था, आइसोथर्मल एक्सपेंशन था, आइसोथर्मल एक्सपेंशन था। तो उस केस के अंदर उस सिस्टम ने क्या लिया है, हीट ली है। अगले स्टेप में तो कांस्टेंट हो गया अपने पास। उसके बाद आपने क्या किया, आइसोथर्मल कंप्रेशन किया है। आइसोथर्मल कंप्रेशन किया है, कंडीशंस आपके पास वही हैं, कंडीशन आपके पास वही है, तो वो जितनी हीट लेगा उतनी हीट को वहाँ से वापस बाहर निकालेगा। तो ग्राफ आपके पास कहाँ तक आ जाएगा, वापस से इसी पॉइंट तक ही आ जाएगा। उसके बाद हम लोग कह रहे थे, उसके बाद आप क्या कह रहे थे, उसके बाद आपका चौथा प्रोसेस वो कैसा है, फोर्थ प्रोसेस आपके पास कैसा है, वो आपके पास है एडियाबैटिक रिवर्सिबल कंप्रेशन। एडियाबैटिक है तो मतलब क्या, आपका ds जीरो हो गया। ds जीरो क्यों हो गया, क्योंकि आपका dq जीरो है। dq/t आपका क्या होता है, dq/t आपका क्या होता है, ds होता है। dq आपका जीरो तो आपका ds जीरो, ds जीरो तो यानी कि एंट्रोपी फिक्स हो गई। एंट्रोपी अगर आपकी फिक्स हो गई, यानी कि एंट्रोपी आपकी फिक्स हो गई, टेम्परेचर आपका क्या होगा, एडियाबैटिक कंप्रेशन, टेम्परेचर आपका क्या होगा, इंक्रीज होगा। साइकिल पूरी हो गई मेरी, आप इसको आपस से ए से मिला दो। तो ये आपका ABCD हो गया, ABCD आपका पूरा की पूरा ग्राफ बन गया है। तो मैंने यहाँ पर ग्राफ पूरा बनाया हुआ है ऊपर, आप इस ग्राफ को देख लीजिए, अब आपको ग्राफ समझ में आ जाएगा। स्टार्टिंग पॉइंट आपकी यहाँ से है, स्टार्टिंग पॉइंट आपकी क्या है, ए पॉइंट है। टेम्परेचर क्या था, TH था, टेम्परेचर ज़्यादा वाला कैसा होता है, TH होता है। एंट्रोपी आप क्या बोल सकते हो, S1 बोल सकते हो। पहले प्रोसेस के दौरान आपका टेम्परेचर क्या रहा, कांस्टेंट रहा। प्रोसेस कैसा था, आइसोथर्मल था, TH का TH हो गया, एंट्रोपी क्या हो गई, बढ़ गई। एंट्रोपी यानी कि S2 क्या है मेरी, S1 से बड़ी है, एंट्रोपी क्या होगी आपकी, बढ़ेगी। और इस टाइम के ऊपर सिस्टम क्या करेगा, हीट को लेगा, राइट। तो आपका QH यहाँ पर लग गया। सेकंड प्रोसेस के अंदर आपका टेम्परेचर क्या होगा, टेम्परेचर आपका गिरेगा, एडियाबैटिक एक्सपेंशन और टेम्परेचर आपका कम होगा। टेम्परेचर आपका कम हो गया, एडियाबैटिक तो आपका एंट्रोपी क्या रह गई, कांस्टेंट रह गई। S2 था, S2 की S2 ही रह गई। उसके बाद थर्ड प्रोसेस के अंदर क्या था, आइसोथर्मल कंप्रेशन, आइसोथर्मल कंप्रेशन। तो इसके अंदर क्या, हीट तो बाहर निकलेगी, तो QC आपने यहाँ से बाहर निकाल दिया। टेम्परेचर आपका क्या रह गया, टेम्परेचर आपका अब टेम्परेचर आपका सेम रह, क्यों, क्योंकि आपका प्रोसेस था आइसोथर्मल था। एंट्रोपी आपकी कम होगी तो S2 से कहाँ चली गई, S1 के अंदर चली गई। उसके बाद आपका फिर से प्रोसेस साइकिल आपने पूरी कर दी, TC S1 से कहाँ चला गया, वो TH S1 पर चला गया। तो इस तरीके से आपका प्लॉट बनेगा किसका, T और S का। अगर आपको T और S का पता है, अगर आपको T और S का पता है तो आप S और T का भी बना सकते हो, S और T का भी बना सकते हो। बस आप S और T का घर पर बनाकर देखिए, अगर आपसे नहीं बनता है तो आप कमेंट सेक्शन के अंदर कमेंट कर सकते हैं, मैं आपको S और T का भी ग्राफ बनाकर दिखा दूंगा। बिल्कुल जैसे सेम ये बना है उसी तरीके से बनेगा, जैसे जैसे मैंने आपको बताया प्रोसेस किस तरीके से चलते हैं, आप भी चलाकर देखिए, आप इजीली S और T का ग्राफ भी प्लॉट कर सकते हो। तो कौन कौन से प्लॉट वो आपसे पूछ सकता है कार्नोट इंजन के अंदर से, वो आपसे पूछ सकता है HOT का, UOT का, H और S का, U और S का, POT का, VOT का, S और P का, S और V का, आपसे वो कोई भी ग्राफ पूछ सकता है। आपको कंडीशन सारी पता होनी चाहिए, किस कंडीशन के ऊपर आपकी एंट्रोपी कांस्टेंट है, किस कंडीशन के ऊपर आपका प्रेशर चेंज हो रहा है, किस कंडीशन के ऊपर आपका टेम्परेचर कांस्टेंट है, बढ़ रहा है तो कितना बढ़ रहा है, सब चीज़ आपको पता होनी चाहिए। तो चलिए हम देखते हैं पहले किसका, HT कर्व को भी हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं। H आपका क्या है, H आपका है एंथैल्पी, H आपका क्या है एंथैल्पी। एंथैल्पी क्या होती है आपको पता ही है। DH आपके पास क्या होता है, DH आपके पास क्या होता है NCP/dt, DH आपके पास क्या होता है NCP/dt। अगर आपका dt जीरो, अगर आपका dt जीरो तो आपका DH जीरो, ये बात मैं आपको पहले ही बता रहा हूँ। अगर आपका dt जीरो तो आपका DH जीरो, अगर आपका dt पॉजिटिव तो DH पॉजिटिव, अगर आपका dt नेगेटिव तो आपका DH नेगेटिव। ये बहुत सिंपल सा फंडा है जो आपको अभी तक पता चला है, अभी तक आपको पहले से आप पढ़ चुके हो इन चीज़ों को। तो चलिए इसका ग्राफ बनाते हैं। आपको ये पता है कि जो आपका ग्राफ शुरू होगा HOT का, चाहे किसी का भी ग्राफ हो, आपको ये पता है कि जो आपका ग्राफ शुरू होगा, मैं यहाँ से शुरू कर रहा हूँ
फिर से ग्राफ को। आपको ये पता है कि जो आपका ग्राफ शुरू होगा वो कहाँ शुरू होगा, वो आपका शुरू होगा हाई प्रेशर पे, लो वॉल्यूम पे और हाई टेम्परेचर पे। अब यहाँ पर आपको एच और टी पता है तो प्रेशर वॉल्यूम को तो भूल जाओ, यानी कि आपका ग्राफ शुरू होगा हाई टेम्परेचर के ऊपर। तो आप हाई टेम्परेचर इनके ऊपर की तरफ कहीं भी कोई पॉइंट रख दो। आपने क्या रख दिया, पहला कोई भी यहाँ पर पॉइंट रख दिया। ये आपका स्टार्टिंग पॉइंट है ए, ये आपका स्टार्टिंग पॉइंट क्या है, ए पॉइंट है, आपका स्टार्टिंग पॉइंट है ये ए, राइट। अब आपका पहला जो प्रोसेस हो रहा है वो कैसा हो रहा है, वो है आइसोथर्मल प्रोसेस हो रहा है, आपका आइसोथर्मल एक्सपेंशन हो रहा है। आइसोथर्मल के केस के अंदर आपका टेम्परेचर क्या होता है, कांस्टेंट होता है। अगर आपका टेम्परेचर कांस्टेंट हो गया तो आपका dt जीरो हो गया। आइसोथर्मल का क्या, टेम्परेचर कांस्टेंट, टेम्परेचर अगर कांस्टेंट तो मतलब क्या, dt जीरो। अगर आपका dt जीरो तो आप मतलब क्या, आपका dH भी जीरो। आपका dt जीरो तो आपका dH भी जीरो, क्योंकि एंथैल्पी तो टेम्परेचर का ही फंक्शन होती है। dt अगर जीरो तो dH जीरो। तो जब आप 1 से लेकर सेकंड में जाओगे तो आपकी एंथैल्पी वही रहेगी और आपका टेम्परेचर भी वही रहेगा, चेंज ही नहीं होगा। तो पहला स्टेप तो आपका सिर्फ डॉट ही बन गया। पहला स्टेप तो आपका क्या बन गया, पहला जो आपका प्रोसेस तो बना रहे थे ए से बी के अंदर, इसमें तो वो सिर्फ क्या बन गया, डॉट ही बन के रह गया। तो ये सिंगल डॉट आपको क्या बता रहा है, पहला प्रोसेस बता, जहाँ पे आपकी एंथैल्पी मान लो क्या है, एच है, टेम्परेचर आपका क्या है, TH है। तो ए बी तो आपका कंप्लीट हो गया। अब बात करते हैं BC के। BC आपका वो प्रोसेस था जिसके अंदर क्या था, आपका एडियाबैटिक एक्सपेंशन हो रहा था। एडियाबैटिक एक्सपेंशन के अंदर आपका टेम्परेचर कम होता है। अगर आपका टेम्परेचर कम हो रहा है तो आपका dt नेगेटिव हो गया, यानी कि आपका टेम्परेचर कम हो रहा है, dt आपका नेगेटिव हो गया। अगर dt नेगेटिव हो गया तो dH नेगेटिव हो गया। अगर dH नेगेटिव हो गया तो आप बोल सकते हो कि जो आपकी फाइनल एंथैल्पी वो भी क्या हो गई, कम हो गई। तो सेकंड स्टेप में आपकी एंथैल्पी भी कम होगी, आपका टेम्परेचर भी कम होगा। तो आपने ग्राफ क्या किया, आपने ग्राफ को क्या किया, टेम्परेचर भी आपने कम कर दिया और आपने एंथैल्पी को भी कम कर दिया। अब मैं ग्राफ को लीनियरली क्यों प्लॉट कर रहा हूँ, क्योंकि आपको पता है कि जो आपका dH होता है वो तो NCP/dt होता है, यानी कि ग्राफ आपका क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। dH आपका क्या है, dt के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। ग्राफ कैसा बनेगा, लीनियर बनेगा, यानी कि स्ट्रेट लाइन आपका ग्राफ यहाँ पर बनेगा। तो यहाँ पर क्या हो गया, स्ट्रेट लाइन ग्राफ हो गया, जो शो कर रहा है क्या, आपका h भी घट रहा है और आपका t भी घट रहा है। h घट के क्या हो गया, H2 हो गया, TH घट के क्या हो गया, TC हो गया। आप यहाँ पर बोल सकते हो कि जो आपका H2 है वो लेस देन क्या है, H1 आपका लेस देन है। अब बात करते हैं थर्ड प्रोसेस की। वो कैसा था, वो था आइसोथर्मल रिवर्सिबल कंप्रेशन। आइसोथर्मल है तो T फिक्स हो गया, T अगर फिक्स हो गया तो dt जीरो हो गया। अगर dt जीरो हो गया तो आपका dH भी जीरो हो गया, आपकी एंथैल्पी भी कांस्टेंट रह गई। तो एंथैल्पी भी कांस्टेंट है, टेम्परेचर भी कांस्टेंट है, फिर से पॉइंट बन गया। तो ये आपका थर्ड प्रोसेस जो है वो यहीं पर आ गया। थर्ड प्रोसेस भी कहाँ पर आ गया, थर्ड प्रोसेस आपका डॉट ही बन गया। फर्स्ट प्रोसेस डॉट बन गया, थर्ड प्रोसेस भी डॉट बन गया। अब बात करते हैं चौथे प्रोसेस की। चौथा प्रोसेस आपका है एडियाबैटिक कंप्रेशन। अगर कंप्रेशन हो रहा है तो आपका टेम्परेचर बढ़ेगा। टेम्परेचर अगर बढ़ रहा है दैट मीन्स आपका dt पॉजिटिव है। अगर dt पॉजिटिव है तो आपका dH भी पॉजिटिव है। अगर dH पॉजिटिव है इसका मतलब एंथैल्पी फाइनल क्या है, ज़्यादा है एंथैल्पी इनिशियल से। तो आपकी एंथैल्पी भी बढ़ेगी और आपकी टेम्परेचर भी बढ़ेगा। तो ग्राफ जो है वो इसी लाइन के ऊपर से वापस जाएगा। ग्राफ जो है वो इसी लाइन के ऊपर से वापस जाएगा। मैंने जो साइड में बना रखा है इसलिए बना रखा था कि आपको एक बार अच्छे से दिख जाए, लेकिन जो ग्राफ है वो इसी लाइन के ऊपर से ही वापस जाएगा। जिस लाइन से आया था इस लाइन के ऊपर से क्या चला जाएगा, वो वापस चला जाएगा। मैंने आपको इसलिए दिखा रहा था कि आप अलग अलग उस चीज़ को देख सको। तो अगर मैं बात करूँ ग्राफ किस तरीके से बनेगा, तो ग्राफ आपके पास एक स्ट्रेट लाइन ग्राफ आएगा, इस तरीके का स्ट्रेट लाइन ग्राफ आएगा। और आपको पता है HOT का जो ग्राफ होता है उसमें क्या होता है, DH इक्वल टू क्या, NCP/dt होता है। तो ये आपके पास क्या हो गई, स्लोप हो गई। CP आपके पास क्या हो गई, स्लोप हो गई। तो HOT के ग्राफ के अंदर जो आपके पास स्लोप है वो क्या रहेगी, CP रहेगी। ऐसा भी हो सकता है कि वो आपसे क्वेश्चन पूछे जहाँ पर आपको इनिशियल एंथैल्पी दे रखा हो, इनिशियल टेम्परेचर दे रखा हो, फाइनल एंथैल्पी दे रखा हो, फाइनल टेम्परेचर दे रखा हो, और आपसे बोल दे कि आपको CP कैलकुलेट करना है, और आपको बोल दे कि जो आपका डायग्राम है वो कार्नोट इंजन का डायग्राम है। तो आप वहाँ से CP भी निकाल सकते हो। किससे कैसे निकालोगे CP, H और P का जो HOT का जो ग्राफ होगा उसका स्लोप क्या देगा, उसका स्लोप आपको CP देगा। अगर बात करते हैं, मैंने यहाँ पर चीज़ों को एक्सप्लेन भी किया हुआ है किस तरीके से आइसोथर्मल का टेम्परेचर आपका फिक्स है, dt आपका जीरो हो गया, dH इक्वल टू क्या होता है, NCP/dt होता है। अगर dt जीरो है तो आपका dH क्या हो गया, जीरो हो गया। अगर dH जीरो हो गया तो मतलब एंथैल्पी क्या हो गई, कांस्टेंट हो गई। तो मैंने आपको सही चीज़ बता दी है कि किस तरीके से मैंने इस ग्राफ को यहाँ पर प्लॉट किया है। अब ग्राफ देख लेते हैं एक बार UOT का। तो जैसे अपना HOT का था वैसे UOT का होगा। क्यों, क्योंकि आपका du क्या होता है, NCP/dt होता है। du आपके पास क्या होता है, NCP/dt होता है। शुरू करो कहाँ से, मान लो आप यहाँ शुरू कर रहे हो, ये आपका A पॉइंट है। पहला प्रोसेस क्या होगा, आइसोथर्मल रिवर्सिबल एक्सपेंशन होगा पहला स्टेप।
आइसोथर्मल है तो आपका टेम्परेचर फिक्स हो गया, dt आपका 0 हो गया। dt अगर 0 हो गया तो du भी आपका 0 हो गया, du 0 होने का मतलब आपका u भी फिक्स हो गया, तो आपका t भी फिक्स रहेगा और आपका u भी फिक्स रहेगा। तो क्या बन गया, फिर से एक पॉइंट बन गया। तो ये आपका क्या हो गया, पहला प्रोसेस आपका पॉइंट बन गया। सेकंड प्रोसेस के अंदर आप क्या कर रहे थे, एडियाबैटिक एक्सपेंशन कर रहे थे। एक्सपेंशन के अंदर आपका टेम्परेचर क्या होगा, डिक्रीज होगा। टेम्परेचर अगर डिक्रीज हो रहा है तो आपका dt क्या होगा, नेगेटिव हो गया। dt अगर आपका नेगेटिव हो गया तो आपका du भी नेगेटिव हो गया। du आपका नेगेटिव हो गया तो आपका फाइनल एनर्जी क्या हो गई, आपकी नेगेटिव हो गई। तो आपकी टेम्परेचर भी गिर रहा है और टेम्परेचर भी गिर रहा है, तो ये भी क्या बनेगा, स्ट्रेट लाइन ग्राफ ही बनेगा। टेम्परेचर भी कम हो गया और एंथैल्पी भी, एनर्जी भी कम हो गई। तो ये आपका कौन सा पॉइंट होगा, बेसिकली आपका सी होगा। ए और बी तो आपको वहीं हो गया, तो ये आपका क्या होगा, सी हो गया। यहाँ पर आप क्या, यहाँ अगर आपका इनिशियली क्या है, आपका u1 है और आपका इनिशियल टेम्परेचर क्या आएगा, TH रहेगा, क्योंकि आपका ग्राफ तो हाई टेम्परेचर पर शुरू हो रहा है, तो ये आपका TH हो गया। तो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा U2TC। उसके बाद थर्ड स्टेप के अंदर फिर से पॉइंट बन जाएगा ये, और फोर्थ स्टेप के अंदर ये फिर से इसी लाइन के ऊपर से वापस चला जाएगा। लेकिन जो चीज़ ध्यान देने वाली बात ये है, वो ये है कि स्लोप ऑफ HT ग्राफ इज़ मोर देन UT ग्राफ, क्योंकि HT ग्राफ का स्लोप हमारा CP होता है और UT ग्राफ का स्लोप हमारा CV होता है। और आपको पता है कि CP हमेशा CV से बड़ा होता है। अगर CP आपका CV से बड़ा होता है तो स्लोप ऑफ HT ग्राफ स्लोप ऑफ UT ग्राफ से भी बड़ा आएगा। तो इस चीज़ को ध्यान रखो। अगर मैं एक साथ बनाऊँ इनको तो इसका थोड़ा स्लोप ज़्यादा है और इसका स्लोप थोड़ा सा कम है, इसकी चढ़ाई थोड़ी कम है, इसकी चढ़ाई थोड़ी सी ज़्यादा है। तो इस चीज़ को भी आप ध्यान रखना। आपको UT ग्राफ देख के CV भी निकलवा सकता है, आपको HT ग्राफ देख के CP भी निकलवा सकता है, आपसे वो कार्नोट रीजन के अंदर से कुछ भी करवा सकता है। आपको ग्राफ प्लॉट करने आते हैं। अब कैसे प्लॉट करते हो आप, आपको इनिशियल कंडीशन पता है। क्या कंडीशन पता है आपको, ग्राफ आपका शुरू होगा हाई प्रेशर के ऊपर, लेस वॉल्यूम के ऊपर और हाई टेम्परेचर के ऊपर आपका ग्राफ शुरू होगा। उसके बाद प्रोसेस के हिसाब से आप देखो कि आपका H कहाँ जाएगा, U कहाँ जाएगा, S कहाँ जाएगा। S कैसे देखोगे, DQ से देखोगे, H कैसे देखोगे, DT से देखोगे, U कैसे देखोगे, DT से देखोगे। तो आप इन तरीके से सारे के सारे ग्राफ आप जो है वो प्लॉट कर सकते हो। एक बार आप इन ग्राफ को प्लॉट कर देखिए। अगर आपसे ये ग्राफ प्लॉट नहीं हो रहे हैं तो आप कमेंट सेक्शन के अंदर कमेंट कीजिए। वैसे भी नेक्स्ट क्लास के अंदर मैं आपको पेजों के ऊपर इन सभी के ग्राफ प्लॉट कर मैं आपको दूंगा किस तरीके से आप इनके ग्राफ को प्लॉट करोगे। लेकिन एक बार आप खुद भी इनके जो ग्राफ है उनको प्लॉट कर देखिए कि किस तरीके से आप इनके ग्राफ को प्लॉट कर सकते हैं। पहले करते हैं वो क्वेश्चन जो मैंने आपको अभी छुड़वाए थे, जो मैंने आपसे कहा था कि हम लोग ग्राफ पढ़ लेंगे तो हम लोग उन क्वेश्चंस को भी कर देंगे। लेकिन इस ग्राफ के अंदर आपके जो है SOT का भी ग्राफ है। देखिए SOT का ग्राफ क्या आपका ऐसा बना था, नहीं बना, तो आपका ये भी क्या हो गया, गलत हो गया। SOT का ग्राफ आपका कुछ इस तरीके से, यानी कि आपका जो ए ऑप्शन है वो क्या हो गया, सही हो गया। द प्लॉट दैट डिस्क्राइब्स द कार्नोट साइकिल। SOT का जो आपका ग्राफ बन रहा था वो कुछ इस तरीके का ही बन रहा था। ये मैंने ग्राफ में जो VOT है, ये वाला ग्राफ के मैंने कंडीशन यहाँ पर नहीं दे रखी, ABCD क्या है, आप बता नहीं सकते कि आप इसके अंदर क्या चीज़ सही है। लेकिन अगर वो आपको बोले कि ये वाला प्रोसेस आपके पास कैसा है, ये आपके पास क्या है, आइसोथर्मल है, ये आपके पास क्या है, एडियाबैटिक है, तो ये वाला ग्राफ आपके पास क्या हो जाएगा, ये भी आपके पास सही हो जाएगा। शायद मैंने कंडीशन यहाँ पूरी नहीं लिखी हुई है, लेकिन अगर कंडीशन नहीं भी दी गई तो भी आपको पता है कि ये वाला ग्राफ भी आपका ठीक है। अगर ये आपका आइसोथर्मल और ये आपका क्या है, एडियाबैटिक है। SOT का ग्राफ तो आपका इस तरीके से ही आएगा। तो ये क्वेश्चन कोई नेट का क्वेश्चन नहीं था, क्वेश्चन को गेट का क्वेश्चन नहीं था, बस मैंने आपको बना कर दिया हुआ था क्वेश्चन किस तरीके क्वेश्चन आपसे वो पूछ सकता है। तो ग्राफ आपके दोनों की दोनों क्या है, ठीक है। VOT का भी इसी फॉर्म का आएगा और SOT का भी इसी फॉर्म का आएगा, लेकिन P और V का तो ऐसा नहीं होता, SOT का तो ऐसा नहीं होता। उसके बाद एक और क्वेश्चन हमने देखा यहाँ पर। क्वेश्चन क्या था आपके पास, इफ द कार्नोट साइकिल इज एंट्रोपी, इफ द कार्नोट साइकिल इज एंट्रोपी टेम्परेचर डायग्राम लुक्स एज बिलो। कार्नोट साइकिल का एंट्रोपी टेम्परेचर डायग्राम अगर ऐसा दिख रहा है तो आपको ये बताना है कि सिस्टम रिजेक्ट हीट टू द सराउंडिंग, यानी कि जो सिस्टम रिजेक्ट करेगा हीट को तो वो कौन सा प्रोसेस शो कर रहा होगा। आपको ये पता है कि जो आपका ग्राफ शुरू होगा वो कहाँ शुरू होगा, आपका ग्राफ शुरू होगा हाई टेम्परेचर के ऊपर। तो हाई टेम्परेचर के ऊपर आप कोई भी पॉइंट को पुट कर सकते हो। मान लो मैंने ये वाला पॉइंट ले लिया। फर्स्ट स्टेप आपका होता है आइसोथर्मल, यानी कि टेम्परेचर आपका फिक्स रहेगा, यानी कि आपका DT क्या रहेगा, 0 रहेगा, तो आपका टेम्परेचर फिक्स हो गया। लेकिन आपको ये पता है कि फर्स्ट स्टेप के अंदर आप सिस्टम को हीट दे रहे हो, तो आपका Q क्या रहता है, पॉजिटिव रहता है। अगर आपका Q पॉजिटिव है तो आपका DS क्या हो जाएगा, DS आपके पास क्या होता है, DQ अपॉन में DT, DQ पॉजिटिव, DT पॉजिटिव, तो ये क्या हो गया आपके पास, ये आपके पास क्या निकल कर आ गया, पॉजिटिव ही निकल गया। DQ अपॉन में T होता है, DQ अपॉन में T होता है, T आपके पास पॉजिटिव, DQ आपके पास पॉजिटिव, तो ये भी आपके पास क्या निकल कर आ गया, पॉजिटिव निकल कर आ गया, यानी कि आपकी एंट्रोपी बढ़ेगी, यानी कि D से वो C जाएगा। तो ये आपके पास क्या है, पहला स्टेप है। ये अगर पहला है तो दूसरा यही होगा, तीसरा यही होगा, चौथा यही होगा। आपको पता है कि पहले स्टेप से हीट अंदर ले रहा होता है और थर्ड स्टेप में हीट बाहर निकाल रहा होता है।
होता है, तो यहाँ से वो हीट को बाहर निकालेगा। तो थर्ड इसका सीधा सा आंसर, यानी कि प्रोसेस कौन सा हो गया, प्रोसेस हो गया बी ए भी मत बोल देना इसको। प्रोसेस क्या है आपके पास, बी ए है। प्रोसेस कौन सा आपके पास, बी ए है, तो बी आपके पास ए ऑप्शन में ये रहा, तो बी आपका इसका सही आंसर हो जाएगा। सेकंड क्वेश्चन के अंदर मुझे अभी हल्का सा श्योर नहीं है, शायद से इसके अंदर कोई और कंडीशन भी आपको दे रखी थी कि किस तरीके से आप इसके अंदर करोगे प्लॉट। मैंने वो कंडीशन ऐसे नहीं लिखी यहाँ पर, लेकिन अगर आपको कंडीशन गिवन होगी तो आप इस क्वेश्चन को ईजिली कर दोगे, क्योंकि आपने तो ग्राफ को बहुत अच्छे से पढ़ा है कि किस तरीके से ग्राफ प्लॉट आप कर सकते हो। तो आपको सारे के सारे प्लॉट करने ग्राफ, आपको ये सारे के सारे ग्राफ को प्लॉट कर देखना है। इनमें से कोई भी प्लॉट आपके पास आ सकता है एग्जाम के अंदर, कोई भी कंडीशन आ सकती है, वो कुछ भी पूछ सकता है आपसे कि कब आपकी हीट एंटर कर रही है, कब आपकी हीट एग्जिट कर रही है। तो आपको ये सारे के सारे ग्राफ प्लॉट करके देखने हैं। कंडीशन आपको क्या रखनी है, ग्राफ शुरू होगा हाई प्रेशर, लो वॉल्यूम और हाई टेम्परेचर के ऊपर, वहाँ से आपको शुरू करना है। एंट्रोपी रिलेशन आप देखोगे dQ/T से, एच और यू का देखोगे आप NCP/dt या फिर NCP/dt से। आपका सिंपल के सिंपल आप सारे के सारे ग्राफ इजीली प्लॉट कर सकते हो। नेक्स्ट क्लास के अंदर हम लोग कुछ बातें और करेंगे कार्नोट साइकिल से रिलेटेड, और हमने अभी बचा हुआ है हमारा रेफ्रिजरेटर बचा हुआ है और हमारा हीट पंप भी बचा हुआ है। तो नेक्स्ट क्लास के अंदर आपका कार्नोट इंजन वाला सारा के सारा कंसेप्ट हम कंप्लीट कर लेंगे। थोड़ा सा पढ़ेंगे रेफ्रिजरेटर को, थोड़ा सा हम लोग हीट पंप को भी देखेंगे, ईटा और बीटा के रिलेशन भी देखेंगे किस तरीके से रिलेशन होते हैं, और कुछ ग्राफ एक दो और देखेंगे और करेंगे कुछ क्वेश्चंस भी नेक्स्ट क्लास के अंदर। तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए, पढ़ाते रहिए और खुश रहिए। थैंक यू।